क्लाउड सीखने को मिलता है। काफ़ी पेड लैब्स होती हैं और जो कि आपको फ्री में मिलती हैं, पूरे मंथ एक्सेस फ्री मिलता है। उसके कंप्लीट करने पे आप लोगों को स्वैग्स भी मिलते हैं। तो हम लोग बिल्कुल जोन से ना प्रैक्टिकल चलेंगे, थोड़ा क्लाउड में आपको स्लाइड से समझाऊंगा, बाकी जोन से हर चीज़ है ना वो रियल टाइम पे जैसी आप लोगों को नज़र आएगी उसी तरह की होगी। तो ये उसका ऑफिशियल लिंक है, ये मेरे ख्याल में आपको खुशी भी सेंड कर देंगे जब आप वो लॉगिन करेंगे। तो आप यहाँ पे इसकी जोन सी है डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बता दिया कि आपको पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए और साइन अप कैसे कर सकते हैं। साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि इसकी डेडलाइन वगैरह क्या है। और हाउ टू क्वालिफाई फॉर स्वैग्स में आप देख सकते हैं टीयर्स हैं, टीयर 1 2 3। और जितने आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ना स्टडी मटेरियल्स, उस हिसाब से आपको उस टीयर के स्वैग्स मिलेंगे। अब टीयर 1 में जो भी है वो मिलेगा अगर वहाँ तक आपने कंप्लीट किया तो। साथ उन्होंने डेजिग्नेटेड स्टडी मटेरियल बता दिया। अब सबसे पहले आई गेस ओके, ये ऐसे नहीं शेयर हो रहा, मुझे पूरी स्क्रीन ब्राउजर टैप करने दो। ये भी कर दिया उसने, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें एक सेकंड, अच्छा ये स्किल बूस्ट क्लाउड, गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट, इसका पहला नाम, इसको कुछ लोग कीवी लैब भी कहते थे, कुछ लोग इसे क्विक लैब भी कहते थे, ठीक है। यहाँ पर ना रियल टाइम आप लोग कह लो, एक आपको ना गूगल पे ना वर्चुअलाइज प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिस पे आप कोई चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। AWS वगैरह के भी अपने होते हैं, Azure के भी अपने होते हैं। तो GCP का जो सा वो क्विक लैब्स थी, अब उसका नाम उन्होंने गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे 975 जोन से इस टाइम लैब्स चल रही हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। मगर अगर आपने क्लाउड सीको में जोन सा है एलिजिबल होना है स्वैग्स के लिए, तो उन्होंने जो आपको बताई हैं आप सिर्फ वही कर सकते हो। ये सारे जोन से है ना 8 बैजेस हैं ये और 4 ये हैं। अगर आप सारे कंप्लीट करोगे आप टीयर 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बैच क्या होता है, हम यहाँ से एक ये खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कोर्स है, इसके लिए वो कह रहे हैं 16 आवर्स रिक्वायर्ड है और इसको करने के लिए आपको 12 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। तो ये एक पेड लैब है, मगर आपको गूगल क्लाउड सीखो के थ्रू ये 1 मंथ के लिए फ्री मिल जाएगी। और इस कोर्स में एक इंट्रोडक्शन है जिसकी एक वीडियो है छोटी सी, फिर हमारे पास AI के फाउंडेशंस हैं जिसमें 10 वीडियोस, एक डॉक्यूमेंट है रीड करने के लिए, एक लैब और एक क्विज है, ठीक है। और AI डेवलपमेंट ऑप्शंस उसके बाद हमारे पास है, उसमें भी 8 वीडियोस हैं। इस तरह ये सारी जो सी लैब है, जब आप इसको कंप्लीट करिए जितने भी इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको ये एक बैच मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू AI एंड मशीन लर्निंग और गूगल क्लाउड। ये आप लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हो, जहां आपका दिल करे वहां शेयर कर सकते हो। और सबसे पहले क्लाउड सीको शुरू करने से पहले आप लोगों के पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, आपने उस फॉर्म को फिल करना होता है। साथ उन्होंने सिलेक्ट दे दिए GDG इस्लामाबाद की है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आपकी रियल टाइम क्यूरी हो उसके लिए, ठीक है। जब आप फॉर्म में रजिस्टर करोगे तब आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में लिखा होगा कि इस लिंक के थ्रू अब आप रिडीम कर सकते हैं अपना क्लाउड सीको। तो अगर तो यहाँ मैं साइन इन करके दिखाऊँ आपको, साइन इन हो गया है फरहान अर्शद से, ठीक है। मैंने इसके लिए रजिस्टर कर लिया था और उसके बाद अब जो इन्होंने मुझे ईमेल की उसमें क्लाउड सीको नज़र आ रहा है ये, ठीक है। ठीक है, मैं फिर इधर ले आता हूँ इसको, अच्छा ये आ गया। अब जब मैंने रजिस्टर कर लिया, इनका जो भी प्रोमो कोड था इस ईयर का उसको मैंने यूज़ किया, तो उन्होंने मुझे दिखा दिया कि आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन है इस बार के लिए। अब मैं सेटिंग्स में जाऊंगा अगर, और मैं अपने सब्सक्रिप्शन पे जाऊंगा ना, क्लाउड सीको के थ्रू उन्होंने मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन दे दिए, जनवरी 30 तक अवेलेबल है। ये 1 मंथ सब्सक्रिप्शन है, उन्होंने कल मैंने किया था, तो उन्होंने मुझे 9 क्रेडिट्स पहले दिए उसके लिए, और उसके बाद उसी पे मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन ले ली। ये मैंने जब 2021 में किया था, ये उसका है, उन्होंने तब भी मुझे 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन दी थी।
तो इस तरह जो सा ना आपको क्विक लैब की मिल जाएगी। उसका गूगल फॉर्म जो सा है वो आपने खुशी से लेना है, और उसके बाद जो ईमेल आएगी वो अगर यहाँ पर भी आ सके स्किल बूस्ट लिंक है इसका एक सेकंड। ये रहा, ये इसका प्रोमो कोड है। तो ये लिंक आपको आपकी ईमेल पे आएगा जब आप रजिस्टर कर लोगे, और फिर इसके थ्रू जब आप क्लिक करोगे सबसे पहले आपको वो लेके जाएगा एक लैब पे, जो कि इंट्रोडक्शन टू कंसोल वगैरह होती है। जैसे आप वो लैब कंप्लीट करोगे, मुझे एक सेकंड दो, मैं ईमेल खोल के ना उसी लैब को खोल ही लूँ। ठीक है, जब आप रजिस्टर कर लोगे गूगल फॉर्म फिल करके आपको इस तरह की ईमेल आएगी, और आपने उसको ऐसे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और मेरी खुल रही है, हाँ खुल जाएगी। तो ये लैब आएगी आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इसका ये स्किल बूस्ट की लैब्स है ना इस तरह स्टार्ट होती हैं। आपने यहाँ स्टार्ट लैब का बटन दबाना है। उससे पहले पहले ना आपने एक बार ओवरव्यू देख लेना पूरी लैब का, वो आपको वैसे ही नजर आ रहा है, ठीक है। ओवरव्यू में वो आपको बता रहा है कि गूगल क्लाउड क्या है, उसके बाद स्किल बूस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, और कंसोल क्या है। आप में से अगर किसी ने गिटहब वगैरह यूज किया हो तो उसके भी एक वेब व्यू होता है, कंसोल कहते हैं, ठीक है। एक वेब व्यू होता है, एक कंसोल होता है, और जो सा ना CLI भी होती है। अब CLI जो सी है वो क्लाउड SDK कहते हैं उसे गूगल में। उसमें ये होता है कि आपके टर्मिनल पे कमांड्स आती हैं, वो आप इस पे ना हैंड्स ऑन जब भी करोगे ना लैब का, आप लोग गूगल क्लाउड का वो जो सा उस पे करोगे, CLI के थ्रू कर रहे होगे। कंसोल जो सा ये वेब में खुला हुआ है, और CLI जो सी है ना वो क्लाउड शेल यहीं पर खुल जाएगा। अब वो बता रहा है कि इस लैब में आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो फेमिलियराइज करवा रहा है आपको गूगल क्लाउड हैंड्स ऑन लैब्स के साथ। उसका प्री रेक्विजिट क्या है, इंट्रोडक्टरी लैब है तो इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए हमें। बाकी लैब्स का प्री रेक वगैरह होंगे, तो आपने प्री रेक को कोशिश करना, स्किप नहीं करना अगर आप मैक्सिमम लेना चाह रहे हो, इससे फ़ायदा। उसके बाद ये कि अब मैं जब प्रोफेशनल लाइफ में आया ना तब मुझे पता लगा कि क्लाउड स्किल बूस्ट की क्या वर्थ है, ठीक है। आपको इससे अच्छा कंटेंट कहीं और नहीं मिल सकता। गूगल क्लाउड के वैसे भी ना कंटेंट क्रिएटर थोड़े कम है बाकी क्लाउड के ऊपर, मगर स्टिल जो अपना उनका कंटेंट होता है ना खुद, कि आप हमारे क्लाउड को हमारे सीखो हमारे से, उसको कोई कभी नहीं बीट कर सकता, ठीक है। ये पेड सब्सक्रिप्शन है, और मैंने देखा है लोगों को, वो लोग इसके लिए ना बहुत ज़्यादा डॉलर जोन से स्पेंड करते हैं। मेरी कंपनी में करते हैं, मेरे कोलीग्स करते हैं, मैंने एक दो दफ़ा पेड लैब्स की हुई हैं क्योंकि मुझे चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है, लेट्स सपोज उन्होंने जेन AI इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसका कोई कोर्स कहीं नहीं अवेलेबल होगा गूगल क्लाउड का, वो स्किल बूस्ट वाले में ज़रूर अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये गूगल का अपना है। जब भी वो कोई सर्विस बनाते हैं उसको कैसे करना है, उसके ट्यूटोरियल्स, हर चीज़ जो सी होती है ना वो यहाँ पर सबसे पहले पब्लिश करते हैं, और इसका जो कंटेंट है वो बहुत कमाल होता है, आपका हैंड्स ऑन भी हो जाता है। आप लोग जब स्टार्ट लैब करोगे तो आपने आई एम नॉट अ रोबोट करना है हर दफ़ा, उसके बाद आपकी लैब जो सी स्टार्ट हो जाएगी, और इस कैंपेन के थ्रू ही करना है। जो ऊपर ब्राउज़र में लिंक आ रहा है मेरे ख्याल में शायद ना शेयर कर रहा हो यहाँ पर आपके साथ। अब हमारे पास जब लैब स्टार्ट होगी ना, हमारे पास लेफ्ट पर जोन सा सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। गूगल कंसोल है, इसको आपने कोशिश करना है इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करें। तो मैंने अब यहाँ पे ओपन किया, तो यूज़र नेम जोन सा है वो साथ खुद ही आ गया है उसके, ठीक है। वो लिंक के थ्रू ही आ गया क्योंकि मैंने यहाँ से इसको ओपन किया था। तो वो HTTPS रिक्वेस्ट में यूज़र नेम ले जाएगा, आपने साथ उसका पासवर्ड कॉपी करना है, और प्रोजेक्ट आईडी ये है कि जब भी आप CLI पे कुछ भी करेंगे ना वहाँ पर उसकी प्रोजेक्ट आईडी का आर्ग्यूमेंट साथ देना पड़ेगा, कि इस प्रोजेक्ट की इस रिसोर्स के साथ मैं ये करना चाह रहा हूँ। अब जब हमने कंसोल खोल लिया, इनकॉग्निटो पे इसलिए खोलना है कि हर दफ़ा जब भी आप लैब शुरू करेंगे ना, आपको एक टेम्परेरी IAM यूज़र बना के देगा वो। IAM क्या है वो आगे जाके देखते हैं, बस ये है कि ये आपकी एक ईमेल बन जाएगी यूज़र की आइडेंटिटी, और ये उसका पासवर्ड है। अब आप अगर 15 लैब्स कर रहे हैं तो 15 यूजर्स आ जाएंगे। तो जैसे ये मेरा गूगल अकाउंट लगा हुआ है यहाँ पर,
तो उस तरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा गूगल अकाउंट आपकी टैब में लग जाएँगे, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्या हो रहा है। तो इसलिए इनकॉग्निटो पे करने का ये फ़ायदा होगा कि जौन-सा यूज़र आपने यूज़ किया, जब वो इनकॉग्निटो टैब बंद हुई, वो ख़त्म। उसके बाद हमने ये पासवर्ड यहाँ पेस्ट कर दिया और इनकॉग्निटो पे करते हुए आपने ये देखना है कि जितनी भी कुकीज़ और डाटा है ना, वो अलाउ कर देना, क्योंकि इनकॉग्निटो पे अक्सर नहीं होती। अब उसने मुझे एक टेम्परेरी अकाउंट बना दिया है, टेम्परेरी एक आइडेंटिटी बना दी है गूगल क्लाउड कंसोल पर। उसने एग्री टू टर्म्स वगैरह ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उसने आईडी बता दिया, अकाउंट आपका ये है और ये एक IAM यूज़र है, क्विक लैब्स ने ऑटोमेटेड बनाया है मेरे लिए। तो अब हमारे पास कंसोल खुल गया पूरा, ये हमारा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पर इस IAM यूज़र को एक्सेस है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर ही हमने लैब परफॉर्म करनी है, जो भी लैब है हमारी, ठीक है। लेफ्ट पर आपको सारे उसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, शो हो रहे हैं। ये पिन प्रोडक्ट्स हैं जो क्लाउड पर आपको ऑफर होते हैं, ठीक है। और राइट साइड पर आपको कंसोल पे वो दिखा रहा है कि आपका डैशबोर्ड क्या है, कितनी APIs रिक्वेस्ट जा रही हैं, क्या-क्या रिसोर्सेज हैं, ट्रेसेस हैं और ये साथ इसके ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं खुद ही। आप कोई भी सर्विस खोलोगे ना गूगल में, उसके साथ आपको उसका ट्यूटोरियल और रेफरेंस जोन से ना टैब में खुल जाएगा साथ ही। अब हम लोग एक छोटा-सा देख लेते हैं ओवरव्यू क्लाउड क्या होता है। हुँ, ये है लिनक्स अकेडमी की स्लाइड्स हैं। तो हम लोग क्विकली देखेंगे कि क्लाउड क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए अगर ऑडियंस में से कोई बताना चाहे क्लाउड क्या होता है अपनी माइक ओपन करके, कि क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी क्लाउड के बारे में। शर्माना नहीं है, इजी होके बताओ जो भी आपको क्लाउड के नाम से समझ आता है। चलो हम थोड़ा आगे मूव करते हैं फिर, ठीक है। तो बेसिकली क्लाउड जो है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपको, जो कि आपको रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज अगर मुझे एक वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है। उसके लिए मुझे कोई सर्वर चाहिए, वो सर्वर मुझे कोई क्लाउड प्रोवाइड करेगा। अगर क्लाउड जब नहीं थे तो हम लोग ऑन प्रेम पे सर्वर्स रखा करते थे। जैसे लेट्स सपोज अभी मेरे पास पीसी है या लैपटॉप है, इसके अंदर एक रैम लगी हुई है जो कि सॉरी एक सीपीयू लगा हुआ है जो कि कंप्यूटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और साथ मेमोरी के लिए मेरे पास रोम और रैम दोनों अटैच्ड हैं, ठीक है। और बीच में कैशे वगैरह भी चल रही होगी। तो आप बेसिकली इंटरनेट पे कुछ भी राइट करते हो ना, आप किसी सर्वर पर राइट करते हो। लेट्स सपोज मैंने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगाई, ठीक है, या मैंने गूगल ड्राइव पे कोई फाइल अपलोड की, तो मैं किसी सर्वर पर राइट कर रहा हूँ। और जब मैंने इंस्टाग्राम खोला मुझे किसी की पोस्ट शो हो रही है, तो मैं किसी सर्वर से वो रीड कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम का कोई सर्वर चल रहा है उससे मैं रीड कर रहा हूँ। और मैंने गूगल ड्राइव से जब कोई फाइल डाउनलोड की, कोई फोटो डाउनलोड की, तब मैं गूगल के सर्वर से वो चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जब आप कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करते हो, कोई वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, आप उसे एक सर्वर पर होस्ट करते हो और आपके जितने क्लाइंट होते हैं वो वहाँ से जाके उसे रीड करते हैं और इस तरह आपका बिज़नेस चलता है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्लाउड क्या-क्या दे सकता है हमें, ठीक है। 3 तरह का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस दे रहा है, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस दे रहा है, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस दे रहा है। दूसरा, अ, आप लोग अगर ऑन प्रेमिसेस पे अपना अपना क्लाउड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नेटवर्क यही होता है, 2 से 3 पीसी आपने जोड़ दिए, वो एक नेटवर्क बन गया, वो एक इंटरनेट बन गया, ठीक है। उसी तरह क्लाउड जो-सा होता है ऑन प्रेमिसेस भी होता है। मगर आपको क्लाउड यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, बजाए इसके कि आप अपना पीसी यूज़ कर रहे हैं या फिर अपना ऑन प्रेम पे कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो ऑन प्रेम पे लेट्स सपोज़ आपका पीसी है, उसमें विंडो आपने अपनी मर्ज़ी की खुद की थी, वो ओएस में आ गया। उसपे जो एप्लीकेशंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी के कर रहे हो, डाटा आप अपना स्टोर कर रहे हो, उसमें वर्चुअलाइज़ेशन करनी है आप खुद कर रहे हो, सर्वर्स बनाने हैं वो आप खुद बना रहे हो। कॉल ऑफ ड्यूटी अगर कोई खेलता हो वहाँ पे आप सर्वर बनाते हो। स्टोरेज, नेटवर्किंग ये सब आप खुद करोगे। मगर
जब आप क्लाउड पे आते हो ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस पे आते हो ना, वो वर्चुअलाइज़ेशन मैनेज करते हैं, वो सर्वर्स मैनेज करते हैं, वो स्टोरेज मैनेज करते हैं, वो नेटवर्किंग मैनेज करते हैं। ये चीज़ें अब उनके ऑन प्रेम पर हैं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मर्ज़ी का करना है, मिडलवेयर अपनी मर्ज़ी का कर सकते हो, रन टाइम, एप्लीकेशंस वगैरह, डाटा, हर चीज़ उनसे आपका होगा। जब आप प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में जाते हो, तो एप्लीकेशंस और डाटा आपका रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक उनका हो जाता है। और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में ये है कि एप्लीकेशंस तक वो ही मैनेज करते हैं, ठीक है? अब इंस्टाग्राम है ना, वो आप सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस यूज़ कर रहे हो, किसी की ऐप बनाई हुई यूज़ कर रहे हो, उसकी अपडेट्स आती हैं, हर चीज़ वो खुद कर रहा है, आप सिर्फ़ उसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो इसके जो एडवांटेजेस मिल जाते हैं ना, वो ये होते हैं कि लेट्स सपोज़ अगर मैंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई चीज़ सेव की है और मुझे नहीं पता कि वो किस तरह मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उसमें उन्हीं की तरफ से पॉलिसीज़ आती हैं जिनसे आपका डाटा जो-सा होता है सिक्योर होता है, बजाए इसके कि आपने खुद अपने वहाँ पे होस्ट किया हो। फिर लेट्स सपोज़ अगर आप लोग कहते हो किसी की एफबी आईडी हैक करनी है, किसी की इंस्टा आईडी हैक करनी है, तो वो आप फेसबुक का सर्वर हैक करके उसकी आईडी हैक नहीं कर सकते, ठीक है? 96% केसेज़ में आप यूज़र का मोबाइल हैक करते हो, ठीक है? उसमें फिर ओटीपी आता है, आप वो ओटीपी रीड करते हो और यहाँ पे लगाते हो अपने पास और फिर आप उसकी ना पासवर्ड वगैरह चेंज करते हो, तो उस तरह आप उनकी ना आईडी वगैरह हैक होती है। फ़िशिंग जोन सी होती है, उसमें भी यूज़र खुद अपनी डिटेल्स डालता है अगले बंदे के लिए और फिर अगला बंदा उसको मिसयूज़ करता है। मगर आप फेसबुक का सर्वर हैक नहीं कर सकते, क्यों? उनका एक बग बाउंटी प्रोग्राम है। दुनिया के बेहतरीन हैकर्स जो हैं ना दिन-रात बैठ के वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ निकाल रहे हैं और उनको रिपोर्ट करी जा रहे हैं। उसके ऊपर उन्हें हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स, इवन के मिलियंस तक भी जाते हैं वो लोग, ठीक है? इतने उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो अब जब वो सब मिलके एक चीज़ को सिक्योर कर रहे हैं, वो चीज़ सिक्योर है या फिर आपका पर्सनल मोबाइल सिक्योर है? पर्सनल मोबाइल में भी अब ज़ाहिर-सी बात है वो एंड्रॉइड के सिक्योरिटी पैचेज़ आ जाते हैं। मगर आप लोगों ने मूडी एपीकेज़ की हुई हैं लेट्स सपोज़, तो अब आप वल्नरेबल हो, ठीक है? कोई भी आपको हैक कर सकता है। तो जब आप सिक्योरिटी किसी ट्रस्टेड बंदे के हाथ में छोड़ रहे हो, गूगल इज़ अ बिग नेम, तो फिर वो आपका डाटा सिक्योर है, वो रिलायबल है, ठीक है? अब गूगल ड्राइव पे अगर मैं कुछ चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, जैज़ ने शुरू किया था, उन्होंने कहा था मेरे ख़्याल में ₹50 या ₹100 पर मंथ पे वो अनलिमिटेड स्टोरेज दे रहे थे। वो कह रहे थे आप जैज़ ड्राइव में डाटा अपलोड करो। अब जैज़ का खुद डाटा जो-सा ना हर साल में 2 दफ़ा ब्रीच हो रहा है, तो मैं उधर डाटा नहीं रखूँगा कभी भी। मगर गूगल का कभी नहीं, गूगल का कभी नहीं हुआ, बाकी सर्विसेज़ के हो रहे होते हैं। जैसे करीम का डाटा हो जाता है, तो आपको ये एक सिक्योरिटी दे रहा है, जो कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खुद नहीं दे सकते। अगर आपने देनी है, आपको वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे उसके लिए, जो कि आपकी जोन-सी बिज़नेस है, उसकी जोन-सी कॉस्ट है, वो बढ़ेगी। अब क्लाउड के बारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, ठीक है? अब एक 5-6 साल का बच्चा, उससे कोई पूछे कि क्लाउड क्या है, वो तो ये रेन वाला बताएगा, ठीक है? वो भी अगर उसे पता हुआ। मगर अगर कोई आईटी का बंदा होगा, उसे पता है कि भाई लिनक्स सर्वर्स हैं, ठीक है? 97% आपकी जितनी भी डिवाइसेज़ चल रही हैं, वो सब लिनक्स सर्वर्स हैं पीछे। इवन के एंड्रॉइड मोबाइल्स वगैरह ये पीछे भी लिनक्स चल रहा है सारा। उसके अलावा देयर इज़ नो क्लाउड, इट्स जस्ट समवन एल्स कंप्यूटर, ठीक है? अब वो आपको कंप्यूट दे रहे हैं, वो आपको मेमोरी दे रहे हैं, ये सब। उन्होंने लेट्स सपोज़ हार्ड डिस्क खरीदी हुई हैं, एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है। जैसे मैं अपने पीसी में मैंने लेट्स सपोज़ लगाई हुई है एसएसडी लगा ली 256 की, तो मैंने खरीदी, अब वो ऑन प्रेम है, मेरा अपना एसएसडी है, मैं उसको पूरा ऑन करता हूँ। मैं उसको यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, वो चलती रहेगी। जिस दिन वो खराब होगी मुझे रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है? क्लाउड में ये होता है कि पे एज़ यू गो होता है। आपने जितनी सेकंड या जितने मिनट उसको एसएसडी को यूज़ किया, आप उतना पे करोगे। आप रेंट कर रहे हो, आप ओन नहीं कर रहे। तो लेट्स सपोज़ अगर आपकी आज बिज़नेस नीड है, न्यू ईयर की सेल लगी है लेट्स सपोज़, ठीक है? तो हो सकता है मेरी वेबसाइट पर 10,000 यूज़र्स एक्स्ट्रा आ जाएँ। अब मुझे रियल टाइम पे वो 10,000, अब मेरी एसएसडी की कैपेसिटी जोन-सी है, वो 5,000 तक की थी, अब मैं 10,000 को कैटर नहीं कर सकता। तो बाकी 10,000 लोगों को वो वेबसाइट नज़र नहीं आएगी। जैसे बोर्ड का रिज़ल्ट आता है ना, 22 फ्लोर की वेबसाइट नहीं उड़ जाती, वो वाला सीन हो जाएगा। अब रियलिटी में क्या है, आप हो किसी फिज़िकल लोकेशन पे, आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया और इंटरनेट ने आगे किसी क्लाउड से कनेक्ट किया। मैंने लेट्स सपोज़ फेसबुक पे लॉगिन किया, मैं फेसबुक के किसी सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ।
और उसके रिस्पॉन्स पे जो सी मेरी फेसबुक लॉगिन हुई है उसके बाद वहाँ से डाटा आ रहा है सारा, ये पिक्चर्स हैं, ये सब कुछ है। तो इसी तरह आप किसी डाटा सेंटर से कनेक्ट होते हो, उस डाटा सेंटर पर बहुत ज़्यादा सर्वर्स पड़े हैं जिस पे आपका डाटा कंप्यूट भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, हर चीज़ हो रही है जो आप करना चाह रहे हो। अब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या देता है? वो आपको कंप्यूटिंग सर्विसेज देता है, डेटाबेसेस देता है, एनालिटिक्स के लिए टूल्स देता है, वो सिक्योरिटी भी मैनेज करने देता है आपको, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, डेवलपर टूल्स, ये सब आ गया, ठीक है। इसको भी हम आगे जाके और भी देखेंगे। अब इंडिविजुअल्स क्यों यूज़ करते हैं क्लाउड, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अपना बिजनेस जो सा करना है स्केल, उसके लिए फॉल्ट टॉलरेंट होता है, हाई अवेलेबिलिटी होती है। हाई अवेलेबिलिटी कैसे है? गूगल की अपनी सर्विसेज हैं, जीमेल है, गूगल मीट्स है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये बिलियंस ऑफ यूजर्स यूज़ कर रहे हैं। इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मैं अगर अपना बिजनेस शुरू करूँ मैं नहीं बना सकता, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना आपको कैपिटल वगैरह चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं गूगल के मुकाबले पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना शुरू करूँ, मैं अगर उन्हें राइट जो सा रेंट कर लूँगा ना, तो मैं उससे फ़ायदा उठा सकता हूँ गूगल के इंफ्रा से। अब लेट्स सपोज मेरे क्लाइंट यूएस बैठे हैं, मैं अगर पाकिस्तान में अपने मॉडेम है ना, मॉडेम के अंदर आपको पता है स्टोरेज होती है छोटी सी, जिसके अंदर मॉडेम अपना सॉफ्टवेयर खुद रखता है, जहाँ से आप जब 192.1.8.1 पे जाते हो, जो आपका जो भी रिक्वेस्ट होती है उसकी सर्वर का होता है मॉडेम्स के, उधर से जाके आप पासवर्ड चेंज करते हो अपने वाईफाई का, तो वो भी आपकी मॉडेम के अंदर एक छोटी सी चिप लगी है, उसमें स्टोर्ड है और वहां से चल रही है वो चीज़। उसमें भी कंप्यूटिंग और जो सी मेमोरी है वो दो चीज़ें हैं, मतलब सीपीयू और हार्ड डिस्क लगी हुई है, छोटी सी होगी, 10 MB, 20 MB, 50 MB, 100 MB की, ठीक है। एक दफ़ा मैंने 2016 की बात है जब पोर्ट फॉरवर्डिंग होती थी, तब अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होस्ट की थी अपने ही घर के मॉडेम के अंदर। तो लेट्स सपोज आपकी एक पब्लिक आईपी है, आईपी का पता होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मैं अगर इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, मुझे उन्होंने एक यूनिक नंबर दे दिया 192 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग दिया पब्लिक आईपी का। घर में जो मेरी लोकल आईपी है वो 192 पॉइंट समथिंग चल रही है, जो पाकिस्तान में भी चल रही है, ठीक है। अब मेरी एक लोकल आईपी है जो कि मेरे राउटर तक जाती है, जो इंटरनेट मॉडेम है, और इंटरनेट मॉडेम जो सी एक पब्लिक आईपी के थ्रू गूगल के सर्वर्स पर जा रही है, इंस्टाग्राम के सर्वर्स पर जा रही है, स्नैपचैट के सर्वर्स पर जा रही है, वहां से रिस्पॉन्स ला के एंड पे वो अपने पास लाती है, और वहां से वो रिडायरेक्ट करती है मेरे जो सा प्राइवेट चल रहा है 192 वाला उस पे। अब आपके घर में 8 डिवाइसेस है ना, तो 8 की एक आईपी असाइन हुई होगी। इसी तरह अगर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दो, आपकी वो वुलैन का पासवर्ड चेंज होता है ना, वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे सर्विस चाह रही है, और जब भी आप वो कनेक्ट करते हो 192.168 जो भी है, तो वो उस पे हिट करता है और आपको लोकली अपनी मॉडेम से वो ला के देता है हर चीज़। इसी तरह अगर आप अपनी वेबसाइट की .html फाइल, index.html इधर रख दो, बाकी चीज़ें इधर रख दो, फिर जब वो पब्लिक आई वो जो सी लोकल आईपी है आपकी प्राइवेट, वो हिट होगी, तो उस पर वो वेबसाइट खुलेगी। इसी तरह आप एक पोर्ट खोलते हो, उस पर वो वेबसाइट रखते हो, और उसके बाद ना उसको इंटरनेट से कनेक्ट करा देते हो डोमेन नेम सर्विस के थ्रू, जैसे farhanashraf.dev है, उसको मैंने कर दिया। तो अब मैंने अपने मॉडेम के अंदर, जो इंटरनेट का मॉडेम है उसके अंदर जो सा ना अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी, बजाय इसके मैं किसी सर्वर पर करूँ, ठीक है। अब तो पोर्ट फॉरवर्डिंग अलाउ नहीं करते सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, मगर स्टैटिक आईपी अभी भी मिल जाती है। तो एक छोटा सा ये था कि सर्वर क्या होता है, ठीक है। अब फॉल्ट टॉलरेंट ये कैसे है? फॉल्ट टॉलरेंट ऐसे है, लेट्स सपोज अगर आपने एक सर्वर बनाया, वो सर्वर क्रैश कर जाता है, ठीक है, आप उसके लिए बैकअप पे सर्वर्स रखोगे। अब एक अगर रीजन है ना गूगल क्लाउड का, लेट्स सपोज उन्होंने लाहौर में एक डाटा सेंटर खोला, वो कम से कम 3 डाटा सेंटर, मतलब 3 फिजिकल लोकेशंस लेंगे लाहौर में, एक गुलबर्ग में ले ली, एक जौहर टाउन में ले ली लेट्स सपोज, और एक डीएचए में ले ली। अब वो एक उनका रीजन डिक्लेयर होगा, अब आपकी वेबसाइट जब होस्ट होगी उस रीजन में होगी, तो आप वहां पर उसको फॉल्ट टॉलरेंस के लिए दो अवेलेबिलिटी जोन्स में डिप्लॉय कर सकते हो। मैंने जौहर टाउन और डीएचए में कर दी। अब जौहर टाउन डाटा सेंटर पर आग लग जाती है, ठीक है, फिर भी मेरी जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो सकती है डीएचए वाले से, तो ये फॉल्ट टॉलरेंस देता है आपको। उसके अलावा हाई अवेलेबिलिटी ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं लाहौर बैठा हूँ, मैं यहाँ से बिजनेस कर रहा हूँ,
तो अगर मेरे क्लाइंट यूएस में हैं, वो यूएस में अगर बैठे हैं, उन्होंने मेरी वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो उन्हें वेबसाइट मिली सेकेंड्स में खुल के मिले, ठीक है? हाई अवेलेबिलिटी हो, जब उनका दिल करे वो फ़ौरन खोल सकें, ठीक है? तो उसके लिए गूगल का जो बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिलियंस ऑफ यूज़र्स को ऑलरेडी अकोमोडेट कर रहा है, मैं उसको यूज़ करूँगा तो मुझे बेनिफिट होगा, बजाए इसके कि मुझे पता है मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिछा सकता यूएस तक। तो या तो मुझे यूएस के क्लाइंट्स पे गिव अप करना पड़ेगा, लोकली चलेगी। लेट्स सपोज़ यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट खोल लो लाहौर में, ठीक है? अब आप फूड पांडा यूज़ कर रहे हो, आप उनका नेटवर्क लेवरेज कर रहे हो, वो लोग डिलीवर कर रहे हैं आपके लिए। वरना आप अपनी डिलीवरी सर्विस बनाओगे, उसकी अलहदा कॉस्ट होगी, बाइक चाहिए, बंदा चाहिए, उसकी मंथली सैलरी फिक्स्ड है, ये है। फूड पांडा का ये है कि जितने ऑर्डर्स फूड पांडा पे निकल रहे हैं, उतने परसेंट कमीशन निकल रहा है बस। तो आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो। इसी तरह क्लाउड जोन्स है ना, जितना आप यूज़ कर रहे हो, उतना आप पे कर रहे हो, उसके अलावा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। अब एंटरप्राइज़ है, उसने लेट्स सपोज़ मैंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया, उसने 1000 यूज़र्स को हिट किया 2016 तक, ठीक है? अब मुझे नहीं पता वो 2017 तक कहाँ जाएँगे। या फिर जब मैं स्टार्टअप लॉन्च कर रहा हूँ, मेरी बड़ी ना पॉजिटिव उम्मीदें हैं, ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं। मैंने कहा कि भाई मैं तो 1 लाख लोगों को ना पहले साल ही सर्व कर दूँगा। मगर रियलिटी ये थी मेरे पास सिर्फ़ 1000 यूज़र आए, ठीक है? अब अगर मैंने 1 लाख लोगों के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रख लिया होता, बनाता मैं, तो 90,000 लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, सिर्फ़ 1000 कर रहे हैं। 99 नहीं कर पा रहे, 99,000 नहीं कर पा रहे, तो वो वेस्ट है, एक इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो रही है। हो सकता है मैं उससे अपना प्रोडक्ट मज़ीद बेहतर कर सकता था, ठीक है? या फिर अगर लेट्स सपोज़ मैंने सीधा ही 1 लाख लोगों के लिए लॉन्च करना है, तो मुझे ज़्यादा वीसीज़ चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा मुश्किल है। तो क्लाउड आपको ये लेवरेज दे रहा है कि आपके 10 बंदे यूज़ करने वाले हैं या 10 लाख, विद इन अ क्लिक आप उसको लेवरेज कर सकते हो, दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हो। अब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं इलास्टिक है, कभी भी ठीक है? जितना मेरा दिल करे उतना बढ़ाऊँगा, जितना मेरा दिल करे उतना कम करूँगा, जितनी मेरी यूज़ होगी। 2017 में जब 5000 यूज़र्स आए, तो मैंने सर्वर्स बढ़ा दिए। अब वो सर्वर्स 5000 यूज़र को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। 2018 में मेरे पास 20,000 यूज़र्स आए। अब जब 20,000 यूज़र्स के लिए मेरे सर्वर्स डिप्लॉयड हुए हैं, तो मैं रेंट उतना पे कर रहा हूँ, जितना मैं कंप्यूट वगैरह यूज़ कर रहा हूँ 20,000 को अकोमोडेट करने के लिए। अगले साल 2018 में मेरे यूज़र्स 20,000 से 7,000 रह गए। तो मेरे जो एक्स्ट्रा सर्वर्स हैं, उन सबको मैं डिसओन कर दूँगा, ठीक है? तो वो खत्म हो जाएँगे। अब ये स्केलिंग या ऑटोमैटिक हो सकती है। हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग में ये होता है कि मेरे पास एक ही रैम है, मैं उसको जौन-सा वो हॉरिज़ॉन्टल में ये है कि मैं एक रैम है, मैं 2 लगा लूँगा, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी मैं 3 लगा लूँगा, मैं 4 लगा लूँगा। अब मेरे पीसी में मेरे ख़्याल में 2 लग सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग सकती इस लैपटॉप में। तो वो 2 के बाद खत्म हो जाएगा, फिर मुझे क्या करना है, मुझे वर्टिकल स्केलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अगर एक 12 जीबी की है, ठीक है, मैं 16 जीबी की लगाऊँगा अब। तो ये आप उस एक ही चीज़ को अपग्रेड कर दो, तो वो आपकी हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग है। आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हो। और अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा रहे हो, मतलब लेट्स सपोज़ एक रैम थी मैंने 2 लगा ली, दूसरी बेशक 4 जीबी की है, मतलब मैं रिसोर्सेज़ बढ़ा रहा हूँ, एक ही रिसोर्स को अपग्रेड नहीं कर रहा, वो हॉरिज़ॉन्टल स्केल हो जाता। अब क्लाउड टर्मिनोलॉजी में हाई अवेलेबिलिटी, इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस मैंने आपको बता दिया। अब लेट्स सपोज़ हम लोग चेक करते हैं स्पॉटिफ़ाई। स्पॉटिफ़ाई आप यूज़ कर रहे हो, वो किसी कंप्यूटिंग सर्विस के पास जा रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्लाउड स्टोरेज में उनके पास गाने लगे होंगे, ठीक है, सॉन्ग्स हैं, वो सॉन्ग वहाँ से उठाता है और आपको स्ट्रीम करता है। उससे अलावा आपने जब उसमें लॉगिन करते हो या क्यूरी करते हो, तो वो डेटाबेस से जाके उसको करता है और देखता है कि यार ये यूज़र है, इसके अगेंस्ट यही पासवर्ड है या नहीं। और लेट्स सपोज़ अगर आप कह रहे हो कि एक आर्टिस्ट है, उसके सारे सॉन्ग लिस्ट कर दो, तो वो यहाँ डेटाबेस से क्यूरी करके आपको दिखा रहा है, और जब आप प्ले कर रहे हो, तो वो सेव हुए हैं स्टोरेज में और उस स्टोरेज से आ रहे हैं। तो ये एक छोटा-सा इसका है ओवरव्यू क्लाउड का। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? No, all clear. ओके, ठीक। अब ये एक छोटा-सा है, मेरा अपना प्राइवेट अकाउंट है, ठीक है? इसके ऊपर मैं क्लाउड सीखता हूँ।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्लाउड स्किल बूस्ट लेट्स सपोज जब नहीं होती तो मुझे खुद R&D और ये वो करना पड़ता, तो ये उसकी पेमेंट्स है लेट्स सपोज। अब मैंने December 6 को एक कुबरनेटिव्स इंजन डिप्लॉय किया, ठीक है। तो मुझे सिर्फ उस दिन के लिए चाहिए था, मैं उस पर कुछ ऐप्स डिप्लॉय करके देख रहा था ये वो। तो बजाय इसके कि मुझे उसके लिए डेडिकेटेड एक पीसी लेना पड़े, मैंने सिर्फ क्लाउड पे उसे बनाया December 6 को, उसको यूज़ किया, उसकी $7 कॉस्ट आई। December 6 को ही मैंने उसे यूज़ करके डिसॉल्व कर दिया, और December 7 पे उसकी वन थोड़ा यूज़ किया होगा मैंने, तो $1.79 $2 के अराउंड कॉस्ट आई उसकी। और December 8 को उसको मैंने डिसऑन कर दिया, टर्मिनेट करना कहते हैं, ठीक है, उसे टर्मिनेट कर दिया। तो December 8 के बाद मुझे उसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो काम था, मैंने एक रिसोर्स रेंट किया, उसको यूज़ किया, और उसके बाद जब मेरा काम हो गया मैंने इसे ख़त्म कर दिया। अब हम लोग आते हैं क्लाउड सीको पे वापस। तो अगर इसमें मैं एक छोटा सा पार्ट्स दिखा सकूँ ना आपको, शेयर डिस्टर्ब, तो ये सारे ना लर्निंग पार्ट्स हैं, ये गूगल के ऑफिशियल हैं, इसकी सर्टिफिकेशंस भी होती हैं। अब अगर आपने नेटवर्क इंजीनियरिंग में जाना है, आपको ये पार्ट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के लिए ये पार्ट करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा आपको। डेफसेकॉप्स के लिए ये लर्निंग पार्ट है, ये गूगल का ऑफिशियल है, मगर ये सब पेड है हर एक। अगर मैं ये खोल लेता हूँ, और इस लैब को, ये कोर्स है 8 आवर्स चाहिए इसके लिए, इसको खोला मैंने, इसके लिए टोटल मुझे चाहिए 10 क्रेडिट्स। अब वो 10 क्रेडिट जोन से आप गूगल में पे करते हो, यहाँ पे ना क्रेडिट्स लिख के आते हैं आपके पास। अभी जब आप अकाउंट बनाओगे आपके पास जीरो होंगे, जाहिर सी बात है, जब तक आप परचेज नहीं करोगे। अब मंथली सब्सक्रिप्शन है, इसका आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। और ये इन इन स्वैग्स के लिए नहीं सिर्फ करना कि आपको स्टिकर्स चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको टी शर्ट चाहिए, गूगल क्लाउड की लैपटॉप चाहिए, या यूनिवर्सल चार्जर चाहिए। शुरू वैसे मैंने भी इसके लिए किया था, मगर उसके बाद जो है वो इतना अच्छा रहा सब कुछ कि मैंने जो सा ना इसको एज अ करियर ऑप्शन ही यूज़ कर लिया। अब क्विकली क्विकली हम लोग उस लैब को देखते हैं जो आपने सबसे पहले करनी है फ्री एक्सेस के लिए। ये रही, ये टैब है। आप जब ये जो स्पेसिफिक यूआरएल आपको वो देगा ईमेल में, उसके थ्रू जब लॉगिन करोगे ये लैब खुलेगी। आपने ओवरव्यू वगैरह पढ़ लिया, प्री रेक्विजिट हैं, क्लियर हैं, लैब फंडामेंटल्स, उसने बता दिया कि आपका जो मर्जी हो कॉमन इंटरफेस है इसका, ठीक है। हर लैब का यही रहेगा जितनी मर्जी एडवांस्ड हो। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से ये होगा क्रेडिट, वो कह रहा है द प्राइस ऑफ लैब इज 1 क्रेडिट यूजुअली इक्विवेलेंट टू 1 USD। अगर वो $10 का पाथ पिछले पेज पे मैंने आपको दिखाया था, तो मतलब उसके लिए मुझे $10 स्पेंड करने पड़ेंगे, फिर मैं वो पाथ कंप्लीट कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद ये टाइम आ रहा है, ये टाइम चल रहा है, ये जब टाइम खत्म होगा तो ये लैब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, वो जो इन्वायरमेंट इसने बिल्ड किया था वो खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आ गया। अब जो ये जीसी जब स्टार्ट बटन करता हूँ मैं, ठीक है, तो एक टेम्परेरी इन्वायरमेंट बना रहा है गूगल क्लाउड पे, तो यहाँ पर तो वही आ जाएगा, ये सबमिट और ये क्लियर है। उसके अलावा जब टाइमर जोन से है वो 000 रीच करता है तो आई विल लूज द एक्सेस, ये भी ट्रू है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 0/100 है, आपको मिनिमम 75% सिक्योर करना पड़ेगा एक लैब स्कोर, तो आपकी एक लैब जोन से ना वो कंप्लीट कंसीडर होगी। जब आगे आप बाकी इसकी ट्रैक्स चलाएंगे ना, जैसे ये वाला, इसके अंदर मैं एआई डेवलपमेंट खोल लेता हूँ, उसकी प्रीटेंड ऑटो एमएल लैब, ये लैब है। पहले तो इसको स्टार्ट कोर्स करना पड़ेगा। स्टार्ट मॉड्यूल, इसमें अगर मैं लैब खोलता हूँ, In the first section of this course, ये लैब है। अब मैं अगर इसको स्टार्ट करूँ, इसको $5 वो 5 क्रेडिट्स चाहिए जो भी है, तो ओके आप एक ही कर सकते हो, मगर इसमें ये है स्टेप्स आएंगे। डाटा, उसने कहा ये डाटा सेट बनाओ इस तरह से। जब आपने डाटा सेट बना लिया, सारा कुछ हो गया, जो जो इसकी कमांड है उसको किया, तो आपका टास्क 1 कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर ये लैब चल रही होती ना, तो हर टास्क के बाद, कुछ टास्क के बाद जो है ना वो
देता है ऑप्शन, या तो आपको क्विज मिलेगा या फिर वो कहेगा कि मुझे एनवायरनमेंट से वैलिडेट करने दो। आप जब वो करोगे वैलिडेट, यहाँ पर आ जाएगा एंड पर, अभी वो लैब नहीं खोलने दे रहा मुझे, तो आप वहाँ से जाके जो सा जैसे वैलिडेट करोगे आपके यहाँ से स्कोर चेंज हो जाएंगे। लेट्स सपोज टास्क 1 के अगर 10 पॉइंट्स थे 10 आ जाएंगे, आपको 10/100 हो जाएगा। इसी तरह आपने सारे टास्क जो से अचीव करने हैं, फिर जाकर आपकी लैब जो है कंप्लीट कंसीडर होगी। अब जैसे ये क्विज है, अब रात मैंने वैसे ये क्विज किया था तो ये पॉइंट्स चेंज नहीं हुए थे, मगर बाकी लैब्स वगैरह जब भी करते हैं ना उसमें होते हैं, तो आप जैसे जैसे करोगे आपको पता लग जाएगा ये चीज़ का। बाकी वो कह रहा है कि सम लैब्स में ट्रैकिंग होती है, जो कि स्कोर जो कंप्लीशन ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ये भी ट्रू है जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैकिंग चलेगी साथ साथ। अच्छा, आपको रिक्वायर्ड हैंड्स ऑन लैब एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी ताकि आपको क्रेडिट मिल सके, जो भी स्किल बूस्ट चैलेंज का आपको बैच मिल रहा है। बाकी उसने बता दिया है कि लैब डिटेल्स कैसे हैं, ये आपका कंसोल है, यहाँ से कंसोल खुलेगा, ये आपका यूज़र नेम है, IAM का ये पासवर्ड है, और ये IAM एक आइडेंटिटी है। लेट्स सपोज अगर मेरा ये विंडोज़ है, इसमें एक यूज़र है फरहान, साथ में एक यूज़र और ऐड कर दूं किसी बंदे का, उसको अब मैं एडमिन भी बना सकता हूँ, सिंपल यूज़र भी बना सकता हूँ। एडमिन बनाऊंगा वो किसी का पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, और अगर मैं उसे सिंपल यूज़र बनाऊंगा तो वो हर ऐप उसके लिए चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी इसमें दिल्ली चल रहा होगा एडमिन मेरा, तो इसी तरह क्लाउड पे भी आपके यूज़र नेम्स होते हैं, हर यूज़र नेम के अगेंस्ट डिफरेंट परमिशंस होती हैं, और फिर वो वो यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है उन चीज़ों के लिए। जैसे अब ये है कि अगर आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है, हो सकता है, बल्कि होगा, अगर आपकी लैब में क्लाउड स्टोरेज नहीं है, तो आप गूगल क्लाउड स्टोरेज पे जब जाओगे उसको एक्सेस करके क्रिएट करने की कोशिश करोगे कंसोल पे, तो वो कहेगा आपके पास डिजायर्ड परमिशंस नहीं है, तो इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कंट्रोल कहना कहते हैं। तो IAM के थ्रू उन्होंने ये अचीव किया है, आपके यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ आ गया। इसके बाद कंसोल खुलेगा, साइन इन करेंगे आप लोग, जैसे मैंने अभी अगली टैब पे करके दिखाया था, और ये कंसोल खुल जाएगा एज इट इज। उसके बाद ये लेफ्ट पेन में क्या चीज़ नहीं है उसने बता दिया, आपके पास सिस्टम एडमिन नहीं है, और ये क्लाउड IAM है, मैंने आपको ये भी बता दिया, इसको भी हम ट्रू कर देते हैं। प्रोजेक्ट्स इन द क्लाउड, ये सारे प्रोजेक्ट, अभी प्रोजेक्ट आईडी खोल के दिखाई थी मैंने, एक ही प्रोजेक्ट पे एक्सेस थी इसकी, मगर अगर हाँ ये वाला खोलें तो यहाँ अगर मैं प्रोजेक्ट्स पर जाऊँ तो वहाँ पे ज़्यादा होंगे। हाँ, तो ये मेरे पास सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास उस पर एक ही आएगा, क्योंकि आपको एक्सेस ही सिर्फ उस एक पर है। फिर फॉर एनीथिंग यू बिल्ड द कंप्यूटर, ये ट्राई कर लेते हैं। और उसके बाद क्विक लैब रिसोर्सेज शेयर्ड रीड ओनली विद क्विक लैब यूजर बीच में। हाँ, अब ये क्विक लैब क्या है, ये वाला प्लेटफॉर्म है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ना डिलीट कर सकते हो कुछ, ना मॉडिफाई कर सकते हो। को क्विक लैब रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज़ करके समझ लो आपने कोई ट्रेनिंग बाय की हुई है पूरी 1 मंथ के लिए, तो आप जो मर्जी सीखो इस पे, जो जो गिवन है उनमें। और क्विक लैब रिसोर्सेज इज द प्रोजेक्ट वेयर यू रन ऑल ऑफ योर लैब स्टेप्स। नहीं, इसमें तो कंसोल पे भी वैसे करना होता है, मगर ट्रू नहीं। हाँ, कंसोल पे आप लोग जो सा ना अपनी लैब के स्टेप रन करते हो, जो यहाँ से आप खोलते हो, क्विक लैब सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखा रहा है। बाकी ये मेन्यू आ गया, वो सब दिखा रहा है, रोल्स एंड परमिशन मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें बेसिकली जो उनसे ना प्री डिफॉल्ट रोल्स वो ये हैं, आप कस्टम रोल्स भी जितने चाहे बना सकते हो, जितनी चाहे उनके साथ परमिशन और पॉलिसीज लगा सकते हो। पॉलिसी जो होती है वो आपको या तो कुछ करने देती है या नहीं करने देती। जैसे कि स्टूडेंट पॉलिसीज हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, जिसमें मे बी ये होगा कि आप टीचर्स का जो स्टाफ रूम है वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी है, आपको उन्होंने एक चीज़ डिस अलाउ कर दी, और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अलाउ की होंगी कि आप कैफ़े में जा सकते हो, ये वो। तो आप कोई भी चीज़ अलाउ कर सकते हो या कोई भी चीज़ डिसअलाउ कर सकते हो, वो एक पॉलिसी कहलाती है, कि ये एक पॉलिसी है। तो आप व्यूवर रोल्स के साथ आपकी पॉलिसीज अटैच हैं जो कि आपको व्यू की एक्सेस देती हैं, मगर आपको मॉडिफाई डिसअलाउ हो जाता है, वो आपको नहीं करने देती। एडिटर जोन सा वो मॉडिफाई कर सकता है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज वगैरह को, और ओनर जोन सा होता है वो बिलिंग भी सेटअप कर सकता है, वो जोन सा है रोल्स और परमिशंस भी मैनेज कर सकता है एक प्रोजेक्ट की। अब
एंड पर आगे ऑफर्स अ क्विक एक्सेस टू प्लेटफॉर्म सर्विसेज एंड आल्सो आउटलाइंस इट्स ऑफरिंग, ऑफर क्विक एक्सेस टू प्लेटफॉर्म सर्विसेज, हाँ क्लाउड नेविगेशन मेन्यू देता है बल्कि, ठीक है। उसके बाद बेसिक रोल्स एट प्रोजेक्ट लेवल परमिशन, ये मैं अकेला खुद ही कर रहा हूँ, मैं सोचा था आप लोग भी बताओगे, फिर हम इसे करेक्ट करेंगे, जहाँ पे कोई गलत होगा उसे बताएंगे कि गलत क्यों है, सही है क्या होना चाहिए था और क्यों। खैर आगे चलते हैं। बेसिक रोल्स कौन से हैं, सेट प्रोजेक्ट लेवल परमिशंस अनलेस अदर स्पेसिफिक, हाँ ये भी ट्रू है, और provides all viewer permission plus permission action not modify such as changing resources, editor रोल करने देता आपको। फिर एपीआई से, अच्छा गूगल क्लाउड में ना एपीआईज होती हैं, हर सर्विस की एक एपीआई है। आपको सबसे पहले ना हर एक की एपीआईज एनेबल करनी पड़ेंगी। आप पहली दफ़ा कोई सर्विस खोलोगे, जैसे कि अगर मुझे इसने यहाँ करने दिया, हाँ हम यहाँ चलते हैं, हम इसकी प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, मार्केट प्लेस नहीं है, हाँ यहाँ से आ जाओ, ऑल प्रोडक्ट्स पे चलता है। कोई ऐसा मैं प्रोडक्ट खोलता हूँ जो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट पे कभी ना खोला हो। यस, हेल्थ केयर, एज अप्लायंसेस, एपीआई गेटवे एंड पॉइंट्स, सारा कुछ ही किया हुआ है। कंटेन आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री पे चलते हैं, ठीक है, ऑप्सो मांग ले, वरना ये भी किया ही हुआ मेरे ख्याल में पहले यूज, हाँ नहीं ये भी ऑलरेडी यूज था। जब भी आप कोई पहली दफा कोई चीज खोलोगे ना, तो वो आपको सबसे पहले तो कहेगा इसकी अपना एपीआई एनेबल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो मैंने सारी ही यूज की हुई हैं, ट्रांसलेशन यूज की हुई, वो इसलिए उस तरह की है। हाँ ये देखो, जैसे मैंने इसे खोला उसने सबसे पहले कहा कि आप इसकी एपीआई एनेबल करो। तो गूगल क्लाउड में ये है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, आप उसकी एपीआई एनेबल करते हो, फिर उस पर एक एंट्री पॉइंट होता है, आप वहां से अपना डाटा भेजते हो और एक रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट आप जो सा ना रेस्ट एपीआई के फॉर्म पे भी ले सकते हो, और वो कहीं पर भी जो सा दिखा सकते हो। तो आप लोगों को एपीआईज एनेबल करनी पड़ेंगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें 200 प्लस एपीआईज हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर से लेके मशीन लर्निंग तक। और जब आप ये एनेबल कर दोगे तो फिर ये वो चीज़ चलेगी। अच्छा मजे की बात ये आ गया है, चेक माई प्रोग्रेस आ रहा है ना। अब मैंने चेक किया नहीं, क्योंकि मैंने ये डायलॉग फ्लो की एपीआई एनेबल नहीं की हुई। अब मैं क्विकली जाके अगर ये एनेबल करता हूँ, ये ऊपर सर्च बार है, यहाँ से आप ढूंढ सकते हो कुछ भी, डायलॉग फ्लो एपीआई, ये रही। अब मैं इस एपीआई को जब एनेबल करूँगा तो फिर वो ये एनेबल किया मैंने, यहाँ पर प्रोग्रेस आ जाती है, नोटिफिकेशन वगैरह सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं आप। ये अनेबल हो गया है। ये क्लाउड शेल है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कंसोल के अंदर ही आपको CLI प्रोवाइड कर देता है। थोड़ी देर लगाएगा लोड होने में, तब तक हम वापस चलते हैं लैब की तरफ। यहाँ पर जब मैं फिर चेक माई प्रोग्रेस अब दोबारा करूँगा, जब मैंने इसे एनेबल कर दिया तो असेसमेंट कंप्लीट आ गया, पॉइंट्स क्यों नहीं बढ़े, अनेबल डायलॉग, ये चेक माई प्रोग्रेस किया तो 100/100 हो गया। अब मेरी असेसमेंट कंप्लीट कंसिडर होगी। मगर मेरे ख्याल में ये फॉरन एंड लैब कर दो ना आप, तब भी आपको एक्सेस मिल जाती है, ये कंपल्सरी नहीं है। When you start a lab, you need to enable APIs in your project to start working. Yes. अच्छा, लैब पे तो नहीं चाहिए आपको, पहली दफ़ा आपको मगर एनेबल करनी पड़ेंगी जब भी आप अपने पर्सनल अकाउंट में करोगे। ऐसे लैब में भी होनी चाहिए, थोड़ा सा ना कुछ गलत भी हो जाता है यहाँ पे, तो देख लेना वो। अच्छा अब इसके बाद ये लैब कंप्लीट है, 100/100 आपने जहाँ अचीव कर लिया आपने एंड कर देनी है, उसके बाद जरूरत नहीं है, मतलब आगे जो उनसे ना उसके कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे आपको। अब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ एक सेकंड के लिए। ओ ये तो गलत जगह चला गया है, ठीक है। तो शेयर दिस ऐप, ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे जाऊंगा,
तो ये मेरे पाथ हैं, यहाँ पे बैजेस आएंगे। इस वाली पे मैंने कोई बैज जो सा ना आज तक अचीव नहीं किया, वो ये कह रहा है, ठीक है। अब आपकी जो प्रोफाइल है वो पब्लिक होनी चाहिए ताकि यहाँ पर आपके सारे बैजेस विजिबल हो सकें। उसके बाद जब आप क्लाउड सी को कंप्लीट कर लोगे, खुशी आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। और फिर जो इंसान आपके स्वैग्स मतलब क्लेम करने के लिए आपको वो फॉर्म फिल करना है। उसका ये मतलब होता है कि जी ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है। बस वो यहाँ पे आएंगे, आपके बैजेस देखेंगे और बैजेस के अकॉर्डिंगली अगर आप जो टीयर में एलिजिबल हुए आप उस टीयर के स्वैग जोन सा है वो क्लेम कर सकते हो, जो चीज़ हमने इस टैब पे देखी थी कि टीयर 1 पे ये है, टीयर 3 के स्वैग जोन हैं वो ये हैं। अब टीयर 1 में क्या दे रहे हैं, टीयर 2 में क्या दे रहे हैं, ये भी आपको खुशी कंफर्म कर सकता है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। वो एक ये बंद भी कर दिया उन्होंने। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने डेवऑप्स के बारे में पूछना था, ये क्या होती है? ये डेवऑप्स इंजीनियर हैं तो इनसे। आपने डेवऑप्स के बारे में पूछना है। वैसे जी ये ऑटोमेशन है, आप किसी भी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, तो वो डेवऑप्स के अंदर आ जाता है। इसको आप क्लाउड ऑटोमेशन भी कह सकते हो। इसके बेसिकली कुछ टूल्स होते हैं। हम्म, आप हमारी मार्केट में ये चल रहा है कि आप कोई एक टूल भी सीख लो, आप डेवऑप्स इंजीनियर हो। आपको 10 भी आते हो तो आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन टूल्स वेरी करते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म टू क्लाउड प्लेटफॉर्म भी टूल्स वेरी करते हैं, मगर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको टेराफॉर्म की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है। आप कोड में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो। अगर यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल कोई खोल नहीं, अभी डॉक्यूमेंटेशन में देख लें अगर हम टेराफॉर्म, और उसके इक्विवेलेंट जोन है ना, हमारे पास AWS में क्लाउड फॉर्मेशन होता है। दोनों में आप टेम्पलेट्स होती हैं, आप टेम्पलेट्स यूज़ करते हो और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड लिखते हो, और उसके बाद जब आप वो टेम्पलेट रन करते हो, ये चीज़ें आपको कंसोल पे जाके हर चीज़ जोन सी है बिल्ड नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ कन्फिगर नहीं करनी पड़ती, वो कोड आपको खुद ही कर देता है ऑटोमेटिकली। फिर अगर हम लोग बात करें गिटहब की, गिटहब एक्शंस का आपको आइडिया है? जी गिटहब पे कोड वगैरह बंदा सेव रखता है। हाँ, उसके साथ एक ना आपको बटन नज़र आ रहा होगा एक्शंस का भी। हम्म, अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हो ना, आप एक्शंस के थ्रू उसको ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। आपको रीडमी का पता होगा, एक स्पेशल रिपोजिटरी होती है आपकी अपने नाम वाली .md वाली, जी जी जो आपकी प्रोफाइल पे शो होती है। जी, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। जब भी आप कोई चेंज कमिट करते हो ना, उसका एक एक्शन चलता होगा पीछे। अगर मेरी प्रोफाइल पे जाना, मेरी देखना, क्योंकि उसमें मैंने गिटहब एक्शन लगाया हुआ है एक, वो ऑटोमेटिकली मेरी कंट्रीब्यूशंस काउंट करके ना उसी को अपडेट कर देता है। तो ये ऑटोमेटिकली आप कुछ भी कर दो, वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो डेवऑप्स में कुछ ना कुछ हद तक आ जाता है। अब इसमें सही है। स्पेसिफिकली आप कोई भी साइट पकड़ सकते हो। मेरा जोन हम्म, सा 3 होती है वैसे बेसिकली, तो जोन सा होता है ना, क्लाउड के अंदर आपके पास 3 होती हैं, एक नेटवर्किंग, डेटाबेसेस और सिक्योरिटी। मेरी मेन सिक्योरिटी है। मगर अगर आप किसी भी साइट पर हो तो आप क्लाउड इंजीनियर हो। अगर आप उस पे ऑटोमेशंस कर सकते हो, डेवऑप्स के टूल्स आते हैं आपको, तो आप डेवऑप्स इंजीनियर बन जाते हो। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो सर्विसेज आती हैं जिसमें कंटेनराइजेशन और कुबरनेटिव्स वगैरह आ जाता है, तो आप कुबरनेटिव डेवलपर कहलाते हो। सही और है। कुछ थैंक यू। डेवसेकोप्स में ये होता है कि डेवऑप्स में लेट्स सपोज आपने एक पाइपलाइन लिखी जेंकिन की, ठीक है। पाइपलाइन में होता है स्टेजेस होती हैं आपकी, लेट्स सपोज 3-4 स्टेजेस हैं, ठीक है। एक आपकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप गिटहब की कोई रेपो है, वो वेबसाइट है, वो डाउनलोड करते हो, या अपनी रेपो क्लोन करना चाह रहे हो, उसकी 3-4 स्टेजेस हैं। अब किसी सर्वर के ऊपर अगर आप कर रहे हो ना अपनी वेबसाइट गिटहब के थ्रू लाइव, जेंकिन्स पाइपलाइन के थ्रू, तो आपकी गिटहब रेपो के अंदर आपका सारा कोड है। अब उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक वीएम पर आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें ये होता है npm run,
ये कमांड होती है। तो आपकी npm रन जो है ना रन स्टेज पर या बिल्ड स्टेज पर आ जाएगी, ठीक है। और npm रन बिल्ड जो कमांड होती है वो आपकी बिल्ड पे आ जाएगी। उसके बाद उसको डिप्लॉय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो बिल्ड फोल्डर कॉपी करके उसको मेन रिपो पे लाना पड़ेगा। तो आप उसमें उस स्टेज पर वो वाली कमांड लिखोगे, तो जब वो एक वीएम पे ऑटोमेटिकली चलेगी ना पाइपलाइन, वो ऐसे चलेगी। सबसे पहले तो वो जो पुराना फोल्डर है उसको डिलीट करोगे, आरएम कमांड यूज होती है लिनक्स पे, उससे रिमूव डायरेक्टरी से वो जोन से आपकी उड़ जाएगी पुरानी क्लोन हुई। उसके बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले उस टोकन के थ्रू जोन से आपकी रिपो को क्लोन करेगा। जब वो क्लोन करेगा आपके क्लाउड पे जो वीएम पड़ा है उस पर वो फोल्डर आ जाएगा। अब उस फोल्डर के अंदर आपका कोड है, वो कोड को पहले सारी उसकी प्री रेक जोन सी है वो इंस्टॉल करता है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी वाली, उसकी कमांड डालोगे आप। उसके बाद उसकी जोन सी अगली होगी, उसमें ये होगा कि वो npm रन बिल्ड, फिर वो बिल्ड बन गया, आपने बिल्ड को कॉपी किया पूरी को, और उस कॉपी करके आप उसको मेन रिपो पे ला रहे हो, मतलब जहां पर भी आपने चलाना है उसको। लेट्स सपोज अपाचे है, तो अपाचे की जोन सी मेन फाइल है उसको रिप्लेस कर रहे हो उस बिल्ड के साथ, और बाकी सारा कुछ जो आपको चाहिए वो भी उसी फोल्डर में डाल रहे हो उसी तरह। तो ये एक पाइपलाइन है जिससे आप ऑटोमेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट। डेफसेकओप्स में ये होता है कि इस पाइपलाइन में जितने भी सिक्योरिटी फ्लॉज है ना वो निकालने हैं आपने। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपके पास आती है एक कमांड होती है, उस कमांड में ये होता है कि अगर आप उसको कमांड भूल गया मुझे, उसके अंदर अगर आप कोड लिखते हो ना तो वो कोड को करता है eval। eval कमांड है। eval जो है उसमें ये होता है कि अगर आप जैसे प्रिंट करते हो ना, आगे जो लिखोगे वो प्रिंट होगा। eval के अंदर अगर आप कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट कर देगा, अगर आप उसमें कोई चीज टेक्स्ट लिखोगे उसे वो प्रिंट करवाता है। तो ये जो उनसे डेवलपर्स होते हैं ना जूनियर, ये लोग इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। जब आपका मिलियंस ऑफ लाइंस का कोड हो या आपका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा हो, एक छोटी प्रिंट स्टेटमेंट आप कहते हो किसी इंटर्न को यार तुम लिख दो, ठीक है, वो आप इतना बॉदर नहीं करते, और वो कोई इतने अच्छे से चेक नहीं करता। अब लेट्स सपोज मैंने लिख दिया कि एंटर योर नेम, अब वो आर्ग्यूमेंट जा रहा है ईवेल में, अब वो नाम लिखेगा तो वो नीचे वही ईवेल जिससे जो है ना फरहान प्रिंट हो रहा है। मगर अगर मैंने वहां पे वाइल वन डाल दिया फिर क्या होगा। अब मैंने अगर वाइल वन डाल दिया, वो वहीं पर जो है ना जितनी भी उसकी कंप्यूटिंग पावर है वो वाइल लूप को चलाने में लग जाएगी, और वो वाइल लूप कभी खत्म नहीं होगी, मेरा सर्वर जो है वो अब एक्सेसिबल ही नहीं रहेगा। तो एक बहुत छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है। अब मेरे पास इसके अगेंस्ट होती है लेंस एआई। आपके वीएस कोड में भी ना कभी एक्सटेंशन आपने यूज की होंगी, लेंस एआई, क्यूबसनार या इस तरह की जोन सी होती है ना, जो आपके कोड स्मेल्स होती है ना वो निकाल देती हैं। अब अगर आप ई वेल यूज कर रहे हो और आपकी पाइपलाइन में ई वो लगा हुआ है लेंस एआई, ठीक है, तो वो वहां पर आपकी पाइपलाइन ब्रेक कर देगा, वो इसको एक वनरेबिलिटी दिखाएगा, एरर देगा और ब्रेक कर देगा। ये डेवसेकओप्स का काम है। आपका डेवऑप्स का ये काम है कि डेवलपमेंट जितनी जल्दी हो रही है उसी तरह डिप्लॉयमेंट जा रही है, डेवलपर्स और ऑपरेशंस के बीच में आ रहे हो आप। और जब आप डेवसेकओप्स होते हो आपने उसको सिक्योर भी करना है कि आप रैपिडली डेवलपमेंट करके उसको डिप्लॉयमेंट्स भी अचीव कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, और जैसे जैसे बन रहा है मैंने कोड कमिट किया उसी सेकंड वो कोड डिप्लॉय होगा, मैं देख लूंगा क्योंकि मेरी पाइपलाइन लगी है। मैंने जैसे गिटहब पे कुछ अपलोड किया, अगर लेट्स सपोज आपने गिटहब पेजेस यूज किए हैं कभी किसी ने? ओके, तो गिटहब पेजेस भी मैं आपको बोल के ना दिखा ना दूँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। एक सेकंड अपनी प्रोफाइल खोल रहा हूँ और उसकी रिपो हो रहा हूँ। रिपोजिटरीज डॉट। अगर ये विजिबल हो तो बताना। अच्छा, एक वेबसाइट है, ठीक है, ये है kcdlahore.com। ये डिप्लॉय, ठीक है, ये पूरी वेबसाइट चल रही है एज इट इज।
अब ये वेबसाइट जो सी है वो यहाँ पर है। अब मैं अगर इसकी रेपो दिखाऊँ आप लोगों को, इसकी रेपो पे इसके एसेट्स हैं, इसका स्टैटिक सीनेम सब कुछ आ गया, ठीक है। index.html आ गया। अब सीनेम में जाता हूँ तो यहाँ पर वो वेबसाइट दिखा रहा है kcdload.com। अब इसके एक्शंस पे जाता हूँ, गिटहब एक्शंस पर। वो क्या कर रहे हैं, पेज बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट। बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट का वर्कफ्लो क्या कर रहा है, बिल्ड करता है। बिल्ड में क्या कर रहा है वो, सबसे पहले वो इसको जॉब को सेटअप कर रहा है। उसके अंदर उसने जो सा सारे सीक्रेट्स वगैरह डाले, हर चीज़ टोकन परमिशन गेट की। उसके बाद उसने बिल्ड किया इसको विद जिकाइल। ये गिटहब एक्शंस की अपनी एक टर्म है, एक लैंग्वेज होती है ये भी। और इसमें मैं आपको कंप्लीशन जॉब दिखाऊं अगर, तो क्लीनिंग पर सर्च रहा, रिपोर्ट बिल्ड स्टेट डिप्लॉय में आ जाए अगर, तो ये सारी ना पाइपलाइन है। एक पाइपलाइन है जिसमें पहले जॉब है बिल्ड की, उसके बाद है उसका रिपोर्ट करना स्टेटस, और फिर इसको डिप्लॉय कर देना। अब यहाँ पर जौन सी आ रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसने बता दिया उबुंटू 22.04.3, उसके ऊपर आपने करना है। उसके बाद इमेज कौन सी रन कर रहा है, वो इंक्लूड कर रहा है ये सॉफ्टवेयर्स। और फिर गिटहब टोकन्स उसने रीड कर लिए सारे। और उसके बाद सीक्रेट सोर्स सेक्शंस है, क्योंकि इसमें काफ़ी आपको ना अपनी एपीआईज की कीज देनी पड़ती हैं, तो वो आप सीक्रेट्स के थ्रू देते हो। और ये बिल्ड आ गया, उसने क्या किया, उसने रिपोर्ट आई, उसकी आईडी उठाई, उसकी कंक्लूजन उठाया, शेल बिन बैश पे उसने टोकन दिए, और उसके थ्रू जब उसने उसको रिपो को क्लोन किया तो हर चीज़ उनसे सही चल गई। अब हम डिप्लॉय पे जाएं, उसने जॉब सेटअप की, ये सब हुआ। अब जैसे ही उसने इवेलुएट किया एनवायरनमेंट को, केसीडी लाहौर पे डिप्लॉय कर दिया, और उसने फिर उसको ऑर्फन प्रोसेसेस उसने क्लीन कर दिए सारे। ये एक छोटा सा प्रोसेस चलेगा हर दफ़ा जब मैं इसके ऊपर कुछ कमिट करूँगा। अब मैं आपको अगर करके दिखाता हूँ index.html, इसके अंदर गया मैं, फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल एक्स किया, कमिट चेंजेस की, इसको मैं एक नई ब्रांच बना दूंगा, पैच 1 प्रपोज चेंज करूंगा। अब वो कह रहा है आप पुल रिक्वेस्ट बना दो, मैंने पुल रिक्वेस्ट बनाई और मैंने इसको मर्ज कर दिया। अब इंडेक्स के अंदर से सारा फोल्डर उड़ गया, कुछ नहीं रहा उसमें। तो अब ये केसीडी लाहौर की जो वेबसाइट है, यहाँ पर इसको अगर मैं, इसका कैशे ना आ जाए बस बीच में, अगर इनकोग्निटो पे खोलूंगा ना तो ये वेबसाइट उड़ जाएगी। ये यहाँ वेबसाइट खुली है मैंने। उससे पहले हम लोग जाके बिल्ड देख लेते हैं इसका एक्शंस। इसका भी वर्कफ्लो चल रहा है, अभी ये बिल्ड कर रहा है, ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। हर दफ़ा जैसे ही डेवलपर्स मेरी कंपनी के या कोई भी इस गिटहब कोड बेस में कहते हैं इस पर कोई भी चेंज करेंगे, तो इसका एक स्टेप्स चलेंगे, कुछ वो स्टेप्स रन हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्ड कंप्लीट होगी 27 सेकेंड्स में, उसका रिपोर्ट कर दिया 4 सेकेंड्स वाली उसकी पाइपलाइन 4 सेकेंड में कंप्लीट हुई। अब वो डिप्लॉय कर रहा है। तो जैसे ये वेबसाइट डिप्लॉय होगी kcdlaw.com पर, अब अगर मैं जाता हूँ इनकोग्निटो पर, यहाँ पर आ गया दोबारा, इसको रीस्टार्ट करता हूँ, कंटेंट गायब हो चुके हैं, ठीक है। रियल टाइम डिप्लॉयमेंट हुई और रियल टाइम हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो पाइपलाइन है ना, इसमें थोड़े चेक्स होते हैं। चेक्स ये होते हैं कि बिल्ड किया, उसके रिपोर्ट स्टेटस बिल्ड कर दिया, बस डिप्लॉय नहीं होता। डिप्लॉय के लिए वो जाता है एक बंदे के पास परमिशन लेने, जब वो बंदा उधर से अप्रूव करता है उसको, फिर वो चीज़ डिप्लॉय होती है। अब अगर मैं वापस इस कोड में जाता हूँ, आप लोग वेबसाइट टेस्ट कर लो, वेबसाइट जो उनसे अभी वर्क नहीं कर रही होगी। तो मेन ब्रांच है ये, वो सब है, ठीक है। इसको रिवर्ट करता हूँ, रिवर्ट कर दिया, क्रिएट पीआर, वो सारी फाइल्स वापस आ गई। अब जैसे ही मैं इसको मर्ज करूंगा दोबारा, तो वो एक्शन जोन से दोबारा ट्रिगर होंगे रियल टाइम।
अब इसमें इश्यूज आ रहे हैं। इशू क्या कह रहा है कि पुश अच्छा ये मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं आपको अपनी कोई और रिपो दिखाऊँ ना, उसमें मैंने ना बोट्स इंस्टॉल किया है। बोट क्या करता है, इसको टेस्ट करता रहता है 24 घंटे मेरी हर रिपो के ऊपर, और उसमें कोई भी अगर उसे वनरेबिलिटी मिले ना मुझे रिपोर्ट करता है, और फिर ना मैं वो रिपो जो सी है उसमें से वो वनरेबिलिटी फिक्स कर देता हूँ या उसे प्राइवेट कर देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मेरे कोई टोकन रह गए हैं या फिर कोई मिलीशियस कोड है तो वो चीज़ें। अब मैं दोबारा इसका वेट करूँगा। ये ऑटोमेटिकली गिटहब एक्शंस हैं, इसी तरह जेंकिंस की पाइपलाइन चलती है पूरी। सेटअप जो सब कुछ चेकआउट वगैरह बिल्ड किया उसने, हर चीज़ होगी। अब ये गिटहब पेजेस हैं, उसके लिए गिटहब एक्शन पे जा रहा है। मैं ज़्यादा ये जेंकिंस पे करता हूँ। उसकी जो होती है पाइपलाइन वो बड़ी सिंपल होती है। अगर हम चैट जीपीटी से बल्कि ना अभी एक टेम्पलेट छोटा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब ये टैब शो हो रही है आपको। एम्प्लॉय वेबसाइट फ्रॉम गिटहब रेपो, ठीक है। अब बेसिक है, यहाँ पे आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो आपका कोड उठा के ला रहा है गिटहब से। उसके बाद बिल्ड करने के लिए जो जो कमांड्स चाहिए वो कर रहा है। उसके बाद वो जोन सी है ना आपकी वेबसाइट पे डिप्लॉय करके दे रहा है। तो ये ही चीज़ जोन सी है वो गिटहब एक्शंस कर रहे हैं। इसका अच्छा रीडमी उड़ गया है। अब ये दोबारा वेबसाइट डिप्लॉय हुई 1 मिनट लगा है इसको। शेयर दिस टैब अगेन, ठीक है। यही चीज़ जोन सी जैसे जेंकिंस की थी वो ये करके दे रहे हैं। अब वेबसाइट जोन सी है दोबारा वापस आ चुकी है, और ये आप लोगों के लिए भी दोबारा आ गई होगी। तो ये हम टेस्ट सर्विस पे करते हैं। मास्टर स्लेव मॉडल होता है, उसमें ये होता है कि हाँ, अच्छा वेबसाइट आप चेक करें दोबारा आ गई है, ठीक है। उसके अलावा अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिर मैं मास्टर स्लेव मॉडल, उसने कह दिया अल्टरनेट टू जेंकिंस। जेंकिंस के अल्टरनेटिव आजकल सर्कल सीआई बड़ा चल रहा है। गिटलैब आ गया आपके पास, ट्रेविस सीआई आ गया, ठीक है। बाकी एडब्ल्यूएस में अंदर एडब्ल्यूएस कोड पाइपलाइन होता है। आप टूल नेटिव जोन से वो यूज कर सकते हो। और जेंकिंस के अगर आप कह रहे हो सिक्योरिटी फ्लोज तो हैं, मगर ओल्ड न्यू वाइज की अपडेट्स आ रही हैं अभी, और सिक्योरिटी फ्लोज जोन से हैं इतने ज्यादा नहीं है। तो इसके अल्टरनेटिव मतलब इस तरह जरूरत नहीं होती आपको कि आप कहो कि जेंकिंस बड़ा आउटडेटेड हो गया, कोई 5-6 साल पहले लास्ट अपडेट आई थी, इस तरह की बात नहीं है। ये ओल्ड नहीं हुआ, और ये अभी भी सीखना वर्थ इट है, आपको सीखना चाहिए सबको। और एस आर ई का जो रोल होता है वो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। उसमें सिस्टम डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा आ जाता है। उस पर गूगल की एक बड़ी प्यारी ना डॉक्यूमेंटेशन है। अगर मैं एस आर ई बुक्स गूगल खोल के दूँ आपको, ये रहा sre.google/books। इस पे प्रॉपर एक वेबसाइट बनी हुई है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स। इसमें डेवऑप्स में थोड़ा फर्क है, ठीक है। उस यहाँ पे डेवऑप्स वाली साइड पे आप ज्यादा ऑटोमेशन पे जाते हो। एसआरई में ये होता है कि आप लोग ज्यादातर अपने जो सा ना सिस्टम की स्केलेबिलिटी देखते हो और रिलायबिलिटी वगैरह पे देखते हो, ठीक है। और डेवसेकओप्स के लिए आपको ये वाली बुक पढ़नी चाहिए। और इसमें यह है कि गूगल जो सा ना आजकल बोश यूज कर रहा है, वो कुबरनेटिस से भी ऊपर चला गया। कुबरनेटिस गूगल का था, उन्होंने ओपन सोर्स किया और उन्होंने हर एक को कहा यूज करो आप लोग, ठीक है। अब वो बोश पे जा रहा है। बोश जो सा वो मिलियंस ऑफ यूजर्स या मिलियंस ऑफ सर्वर्स के लिए यूज हो सकता है, वो 10-12 लोगों के लिए यूज नहीं हो सकता था। और बोश के ऊपर अगर आप सर्च करोगे ना, आपको सिर्फ एक पेपर मिलेगा गूगल का अपना। उसके अलावा किसी गूगलर से मिल लो, वो भी बोश के बारे में आपको नहीं बताएगा ज्यादा। ओकेगा इट्स कॉन्फिडेंशियल, इट्स कॉन्फिडेंशियल बस। मैक्सिमम ये कि वो हार्डवेयर भी हार्डवेयर लेवल तक जाता है कंट्रोल करने। अब एक आप में से सब लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी अपनी यूनिवर्सिटी में।
तो सी प्लस प्लस जो सी होती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल देती है अपने सिस्टम पे, पाइथन नहीं देती, वो बहुत हाई लेवल हो जाती है, ठीक है। तो एक गोलैंग है, वो गूगल की अपनी लैंग्वेज है, वो आसान पाइथन की तरह है, मगर वो आपको अपने पीसी पे या अपने सिस्टम पे कंट्रोल वाला सी प्लस प्लस की तरह देती है। तो इसलिए गोलैंग जोन सी है वो आजकल काफ़ी फेमस भी है। तो जो मेरी एक है वो बोश उसी तरह का होगा। बाकी एसआरई में यही होता है, जोन सा होता है ना, ऑटोमेशन से ज़्यादा अपने सिस्टम डिज़ाइन पे फोकस करते हो। और कोई क्वेश्चन है किसी का? फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन था कि जो एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है और जो सर सिक्योरिटी टेस्टिंग यहाँ डेवसेकओप्स पाइपलाइन में होती है, सर इनमें मतलब क्या डिफरेंस है? जिस तरह ट्रेडिशन में तो जब एप्लीकेशन बिल्ड हो जाती है तब हम टेस्टिंग करते हैं, तो सर ये किस तरह डिफरेंट है आपसे? अच्छा, इसमें ये होता है कि आप लोग जो है ना पेन टेस्ट करते हो या कुछ करते हो ना, मैनुअली कर रहे हो हर चीज़, ठीक है। जब आपको जरूरत पड़ी है, आप लेट्स सपोज मंथ में एक दफ़ा हो रही है, डेवसेकओप्स में ये होता है ऑटोमेटेड है, हर चीज़ रियल टाइम पर टेस्ट हो रही है। आप जो एक्सटेंशन वगैरह है वो आप अपनी पाइपलाइन में ही इंटीग्रेट कर रहे हो, आपका एक वर्क फ्लो है, आपने एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए। आपने सुना होगा वाटरफॉल मेथड होता है एक, और एक दूसरा मेथड होता है, उसको कहते हैं कोई बता सकता है? अजाइल। तो जी डेवऑप्स जो होता है ना, अजाइल वाला सीन है। उसमें ये है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वही बार बार रन हुई जा रहे हैं, हर चीज़ उसी टाइम टेस्ट हो रही है जिस टाइम आप बिल्ड कर रहे हो। आपको उसी सेकंड पता लग रहा है इसमें क्या सिक्योरिटी फ्लो है। अब पेन टेस्टिंग ये है, मैंने पूरा बना दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 मंथ के बाद मैंने किसी पेन टेस्टिंग वाले को हायर किया या उसे कहा मैंने आज इसकी ना जो सी है ना टेस्टिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग कर दो सारी। अब वो सारी सिक्योरिटी टेस्टिंग करके लाएगा, उसमें 15-20 जो से है ना फ्लोज निकल आएंगे। अब 15-20 फ्लोज निकल आए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप दोबारा से जो सा ना सारा आपका प्रोजेक्ट जो सा ना उन फ्लोज को फिक्स करने पे चलेगा, दोबारा से उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी, और फिर एंड पे जाके वो दोबारा सिक्योरिटी टेस्टिंग पे आएगा, फिर फ्लो आएगा, फिर वापस आओगे। अब इसमें ना मेरे जो मेंटोर है ना वो एक चीज़ कहा करते थे कि एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर आपका जो काम होता है ना, वो ईज करना होता है और सिक्योरिटी को जो सा ना बेहतर करना है, और अपना कम्युनिकेशन को इतना ईज करना है कि अगले बंदे को समझ आए यार ये क्या मसला है। अब अगर लेट्स सपोज एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर आप कॉम्प्लेक्स करते हो या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को सबोताज कर देते हो ना, एंड पर आप आए, आपने प्रोजेक्ट से कीड़े निकाले, ठीक है, उसको पकड़ा दिए, अब वो दोबारा से शुरू कर रहा है, वो क्लाइंट वहां पे बैठा है, वो कह रहा है यार मुझे डिप्लॉयमेंट चाहिए, मुझे डिप्लॉयमेंट चाहिए। फिर आप क्या करते हो, यहाँ कंपनीज में क्या होता है, वो लोग बुला के कहते हैं, वो ऐसे ही प्रोजेक्ट उठा के उसको पकड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है ये बन गया है, क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, क्लाइंट को नहीं पता सिक्योरिटी फ्लॉज का, ठीक है। मगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि हमने मेंटेन करनी है अपनी रेपुटेशन, हमारी ब्रीचेस ना आए, वो फिर उसी प्रोसेस के अंदर एक सिक्योरिटी इंजीनियर डालते हैं और वो इंटीग्रेट करते हैं सिक्योरिटी फ्रॉम स्टार्टिंग। उसने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया ना सिर्फ अपना एनवायरनमेंट टेस्ट करने के लिए, वो भी पूरी एक ऑटोमेटेड सिक्योरिटी पाइपलाइन से गुजर के जाएगा। अगर उस हेलो वर्ल्ड में भी कोई मसला है तो वो वहां पर भी पाइपलाइन ब्रेक होगी। ये करता है डेवसेकओप्स। सर। जी सर अभी आपने क्लाउड का इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आपने अपनी आईपी से अपने मॉडेम से एक वेबसाइट होस्ट की थी। तो सर मैं मेरा क्वेश्चन ये कि एक दफ़ा वो स्टोरी वापस रिपीट कर दीजिए, और दूसरा ये है कि अगर हम अपनी पर्सनल लोकल आईपी से कोई वेबसाइट होस्ट करते हैं तो हम यूएस के क्लाइंट्स को टारगेट नहीं कर सकते, इसकी टेक्निकल रीजन क्या है, ये थोड़ा सा काइंडली बता दें। ठीक है, एक लेट्स सपोज आपको पता है कि एसईओ की एक मार्केट है, वो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि आपकी जो सी है ना सबसे पहले ऊपर खुले, वेबसाइट सबसे पहले आए, ठीक है। उसके बाद आपके जो डेवलपर्स है ना वो फ्रेमवर्क्स की तरफ जा रहे हैं, रिएक्ट की तरफ। क्यों? रिएक्ट जो सा है लाइट है बहुत, वो बहुत जल्दी वेबसाइट खुलती है, आपकी जो सी वेबसाइट है बहुत लाइट होती हैं। वो लेट्स सपोज अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन 1 Mbps का है ना, तो वो फॉरन से कुछ केबी की वेबसाइट है वो फॉरन खुलेगी। आप इमेजेस जो सी है ऑप्टिमाइज करके इसलिए यूज करते हो कि फॉरन इमेज खुले। अब जब 4G का जमाना चल रहा है ना, टिकटॉक आ चुका हुआ है। पहले होता था आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, अब टिकटॉक इतना फेमस इसलिए लोगों में सब्र नहीं है।
उन्हें हर 10 सेकंड बाद एक नई चीज़ आ रही है, एक नया सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आ रहा है। तो अगर मैं पाकिस्तान में बैठकर अपने एक हल्के से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बैठा हूँगा ना, यूएस में एक बंदा है, उसकी उसके पास मेरी वेबसाइट ही 5 मिनट बाद खुलेगी, वो क्यों खरीदेगा मेरी प्रोडक्ट? वो क्यों वेट करेगा? तो इसका यही मतलब मैं गिव अप कर रहा हूँ उन क्लाइंट्स पे। मेरे जो कंपेटिटर्स हैं यूएस की मार्केट में, वो सब जीत जाएंगे। क्यों? उनकी वेबसाइट बड़ी जल्दी खुल रही है। अगर वो लेट्स सपोज एक जगह मेरी प्रोडक्ट आई है, एक जगह उनकी आई है, मेरी वेबसाइट उसने खोली है, 5-6 मिनट में वेबसाइट खुलनी है मेरी, पाकिस्तान के सर्वर से जाएगा उधर, बीच में पता नहीं कितने और सर्वर्स जो उनसे हम आएंगे, क्या क्या होके जाएगा उसके साथ। तो वो 1 मिनट वेट कर लेगा, उसके बाद बंद कर देगा, वो 7 वाली खोल लेगा। तो जो कंपटीशन है ना, यहाँ पर आपको विन करने के लिए आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। आपको ये चाहिए कि अगर आपका क्लाइंट यूएस बैठा है तो यूएस के सर्वर से उसको 1 सेकंड के अंदर अंदर हर चीज़ मिल जाए। तो वो चीज़ आपको क्लाउड देता है। दूसरा जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी, एक टाइम था जब आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग बड़ी अच्छी और बड़ी ना फेमस थी। बैकडोर्स होते थे, ठीक है? बैकडोर होता है, बैकडोर ये होता है कि आपके पीसी में एक सॉफ्टवेयर किसी ने ना इंस्टॉल कर दिया मिलीशियस। अब वो ये कह रहा है कि जो जो आप टाइप कर रहे हो ना, हर की जो उनसे उसके पास जा रही है, ठीक है? आपके जो पासवर्ड्स हैं उसके पास जा रहे हैं, जो फाइल्स हैं उसके पास जा रही हैं, वो आपके कंप्यूटर को पीछे से कंट्रोल कर सकता है, जैसे एक टीम व्यूअर आपके पीसी को कंट्रोल करने देता है किसी को। और बैकडोर है उसका आपको पता भी नहीं है, ठीक है? तो वो अब लेट्स सपोज मेरी आईपी हर 4 घंटे बाद 8 घंटे बाद बदलती है, मैं मॉडेम बंद करूंगा, उसको 2 घंटे बाद चलाऊंगा, मेरी पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगी। पहले मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा था 10.10.10.1 से, 4-5 घंटे मेरी मॉडेम बंद रही है, वो 10.10.3 हो जाएगा, ठीक है? 0.10.3 हो जाएगा, ठीक है? अब जो पोर्ट फॉरवर्डिंग थी, उसके थ्रू आप ये करते थे कि इस डोमेन पे जो चीज़ आएगी वो इस आईपी की इस पोर्ट पर आएगी, ठीक है? अब आपने उस पोर्ट पे रख दिया, तो मैंने अपनी वेबसाइट उधर होस्ट की थी। लोग क्या करते हैं, लोग वहां से अपना मलिशियस कोड होस्ट करवाते हैं, आपको स्टॉर्म फाइबर 500 रुपये देके स्टैटिक आईपी देता है। अब जो मर्जी हो जाए, मेरी आईपी हो रही। अब लेट्स सपोज मैं अपनी कंपनी के लैपटॉप की बात करता हूँ, उसमें एक्सेस कंट्रोल ये है कि इस आईपी से ही फरहान जो उनसे प्रोजेक्ट को एक्सेस करेगा। उन्होंने एक वीपीएन खरीदा हुआ है, मैं लाहौर बैठा हूँ, मैं कराची बैठा हूँ, मैं मुल्तान बैठा हूँ, इवन के मैं दुबई वगैरह भी जाऊँ ना, मेरी आईपी वही रहेगी। मैं सबसे पहले उस वीपीएन के साथ कनेक्ट करूंगा, ऑथेंटिकेट करूंगा, मैं फरहान हूँ सिस्टम्स का एम्प्लॉय। उसके बाद वो उस आईपी के थ्रू ही वो मेरी कंप्यूटर की आईपी वो कर देगा। अब मैं इंटरनेट एक्सेस करूंगा, मैं कोई प्रोजेक्ट एक्सेस करूंगा, मैं उस आईपी के थ्रू करूंगा। तो जो सा ये स्टैटिक आईपी के थ्रू आप करते हो चीजें। इसी तरह पहले ये होता था कि आप एक आईपी जोन से ना उसको होल्ड कर सकते थे, उस पे पोर्ट फॉरवर्डिंग करते थे आपका, फिर बैकडोर जोन सा है। अब बैकडोर उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया, बैकडोर को नहीं पता मैंने ये एट द एंड ऑफ डे रात को 12 बजे सारा डाटा कहाँ भेजना है। उसको आपने बता दिया इस आईपी की स्पॉट पे रिक्वेस्ट सेंड कर देना, उधर से आई वो मेरे पास खुद ही आ जाएगा सारा डाटा। अब इस चीज को खत्म करने के लिए आप 2016 17 2015 में जब इंटरनेट कैफेज वगैरह होते थे, उन टाइम पे आपको जो सा ना ये स्टैटिक आईपी सॉरी ये पोर्ट फॉरवर्डिंग अलाउ होती थी। अब अगर आप आज पोर्ट फॉरवर्डिंग करोगे ना, आपको 10 मिनट बाद पीटीसीएल की कॉल आएगी, वो कहेंगे सर आपने ये किया, आप बंद कर दें, वरना हम आपका कनेक्शन ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो अब तो बाय लॉ अलाउ ही नहीं रहा ये। तो यही था, तब पोर्ट फॉरवर्डिंग अलाउ होती थी, आप मलिशियस कोड वो ये बैकडोर्स वगैरह बनाते थे। तो मैंने अपनी वेबसाइट भी उसी में होस्ट कर ली थी, मेरे घर अपने उस जो सा ना राउटर के अंदर आई होती थी बस वेबसाइट। और कोई क्वेश्चन किसी का? मेरा क्वेश्चन है गिटहब पेजेस का। जिस तरह गिटहब पेजेस का आपने बताया, इस तरह मैंने भी एक दो वेबसाइट्स वगैरह उसी पे गिटहब के थ्रू ही होस्ट की थी, और फिर वहाँ ऑप्शन होता है कि कस्टम डोमेन वगैरह का। अब इसमें कोई लिमिट है कि गिटहब पेजेस के थ्रू जब हम लोग गिटहब पे होस्ट करते हैं वेबसाइट, तो उसकी कोई लिमिट है या नहीं? जितनी भी हैवी हो लाइक, तो उसमें 3D मॉडल्स वगैरह सब कुछ हो, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है? ये ना पहले तो स्टैटिक वेबसाइट अलाउ करता था गिटहब, आज से कुछ साल पहले। अब जोन सा ना कुछ एनिमेशन जीटीसी जोन सा वो भी वो प्रोसेस कर लेता है। अगर आपकी 3D मॉडलिंग या कुछ भी है, वो आपके गिटहब एक्शंस के थ्रू एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि कंप्यूट आपका गिटहब एक्शन है, तो वो हर चीज हो जाएगी। जो चीज वो कंप्यूट नहीं कर पाएगा वो नहीं हो पाएगी।
अच्छा, वो लाइक जिस तरह का 3D मॉडल 3GS वगैरह के होंगे तो वो ऑब्वियसली कंप्यूट कर सकता है, तो वो लाइव हो जाएंगे, बट उसके वो अलावा लाइव जो हो जाएंगे। उसके अलावा 3D मोड। जी जी 3D मॉडल से एक चीज याद आई मुझे, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिखा दूं। ये भी ऐसे काफी लंबा हो गया अब तो। ये एक है, ये आपको शो हो रहा है फ्रांसिस डेव स्लैश फ्रांसिस डेव। जी, और ठीक है, ये एक है गिटहब कंट्रीब्यूशंस का पेज। ये गिटहब मैट्रिक्स बता रहा है, ये 3D एक इमेज है, ठीक है, और ये हर चीज जो सा रियल टाइम पे कैलकुलेट कर रहा है। अब अगर मैं इस रीडमी के अंदर जाऊं, एक स्लाइड सा चेंज करूं, 2 स्पेसेस दे दिए, कमिट किया, चेंज को कमिट किया, हर चीज आ गई। अब एक्शंस पे जाता हूं मैं, तो ये 6-7 एक्शंस लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 गिटहब वर्कफ्लोस चल रहे हैं। उसमें कंट्रीब्यूशंस, कंट्रीब्यूटर एंड स्पॉन्सर्स अलग कैलकुलेट कर रहा है, डिटेल रिपोर्ट अलग आ रहा है, और गिटहब प्रोफाइल 3D कंट्रीब्यूट अलग आ रहा है। अब ये फेल हो गया है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा। मे बी ये एपीएस के इश्यूज आ रहे हो कहीं पर। तो हाँ, गिटहब एक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं किसी और की गिटहब रिपो को यूज करके अपना एक मॉडल बना, अपना एक इमेज बना रहा था, तो वो उसको भी डाउनलोड करता है। आपके पास एक सिर्फ उबुंटू की पीछे मशीन ही चल रही है ओएस के अंदर। अगर आपकी उबुंटू के अंदर वो 3D मॉडल प्रोसेस कर सकता है और वो इमेज एक क्रिएट करके लोकली वहां पे स्टोर कर लेगा, तो वो इमेज आपकी प्रोफाइल पे भी इस तरह शो हो जाएगी, या आपकी वेबसाइट पे भी इसी तरह शो हो जाएगी जैसे ये हो रही है कंट्रीब्यूशंस और ये सब कुछ। सही, मतलब जिस चीज को गेटअप कंप्यूट कर सकते हैं तो वो होगी, उसके अलावा हर वाली चीज होगी, हर वो चीज होगी। सही। थैंक यू। इसके बाद आया था वो कैन वी सिक्योर जॉब्स इन सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, जॉब्स तो बहुत हैं, बात ये आपको मिलेगी सिर्फ नेटवर्किंग के थ्रू। साइबर सिक्योरिटी में होता है एंट्री लेवल बहुत ज़्यादा चल रहा होता है लोगों का, तो किसी को कहीं और ना मिले। अ, एक मैं कहता हूँ ये वाहिद एक फील्ड है जिसमें ना गधा और घोड़ा एक बराबर है। ठीक है, दोनों एक ही रेस में भाग रहे हैं। कोई बहुत काबिल है, वो भी उसी मार्केट में बैठा है। कोई बेवकूफ जो बिल्कुल अभी कुछ नहीं आता, ठीक है, बिगनर है, वो भी उसी मार्केट में उसी तरह चल रहा है, ठीक है, साथ चल रहा है। तो इसमें एक स्क्रिप्ट की टर्म यूज होती है। उसमें होता है कि आपके पास टूल्स आ चुके हैं आजकल। उसमें क्या करते हो आप, सिर्फ और सिर्फ वो कमांड जोन सी होती है गूगल पे मिल जाती हैं, आप कमांड्स कॉपी करते हो सारी, वही टूल आपको रिपोर्ट बना देता है, और वही रिपोर्ट आगे आप क्लाइंट को चिपकाते हो, और आगे से आप भला क्या कहते हो, आप कहते हो कि जी दिस पेन टेस्टिंग वाज डन बाय यूजिंग द लेटेस्ट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। क्लाइंट वहाँ खुश हो जाता है कि भाई इसने लेटेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके ना पेन टेस्टिंग कर दिया। पीछे उस बंदे को कुछ नहीं पता टूल क्या कर रहा था, उसको बस कमांड्स रन की, उसका काम हो गया, वो चल रहा है, और वो अच्छा खासा पैसा छाप रहा है वो बंदा भी। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी में ये भी है। साइबर सिक्योरिटी में मेलवेयर एनालिसिस भी चल रहे हैं। आपके पास अगर मैं आपको एक दो दिखाऊं, अभी अगर खुल जाए शेयर, यहाँ आते हैं, ठीक है। अभी मैं कैस्पर स्काई लैब्स, इससे पहले हैव आई बीन, अब एक ये वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन। ठीक है, इधर मैं अपनी ईमेल लिखता हूँ, आप सब भी अपनी ट्राई करना @gmail.com। ठीक है, देखो उसने कहा आपका डाटा ना 5 ब्रीचेस में मिला। अब कैनवा ब्रीच हुआ था मई 2019 में, तब मेरा अकाउंट था, उसमें मेरा ईमेल एड्रेस, मेरी जियोग्राफिक लोकेशन, मेरी नेम, पासवर्ड और यूजर नेम चला गया हैकर्स के पास। उन्होंने कैनवा को हैक किया, तो जो भी मेरा कैनवा का डाटा था, अब ये डाटा उस बंदे को, ये एक टूल है, मुझे नहीं पता, मैं अब कैनवा हैक करके नहीं देखूंगा कि मेरा यूजर नेम वगैरह हैक हो सकता है या नहीं। मैं उस हैकर्स को बिटकॉइंस देकर उससे डाटा खरीद के नहीं देखूंगा कि मेरा डाटा हैक हुआ है या नहीं। एक टूल बना दिया किसी बंदे ने। अब एथिक्स हैं, ठीक है, आप जितने मर्जी ब्लैक काम करते हो, ठीक है, आप एक होता है ना दुनिया के लिए भी कुछ करते हो। दुनिया के लिए ये है, लेट्स सपोज मेरे किसी दोस्त ने हैक किया, उसने मुझे भी दिया यार तू भी देख ये डाटा है, जो मर्जी अकाउंट खोल, जो मर्जी कर उसके साथ, ठीक है, कैनवा के अकाउंट के साथ। मैं क्या करता हूँ, मैं कैस्पर्स का लैब है, हमारी सर्च हो रही है, मैं उन्हें दे देता हूँ,
मैं कहता हूँ यार ये डाटा है ब्रीच किया, ये लो। वो क्या करेंगे, ये ओपन सोर्स टूल है, हर हैकर जो चीज़ भी हैक करता है ना वो इसको दे देता है, ताकि आप एज अ यूज़र देख सको आप कंप्रोमाइज़ हो रहे हो या नहीं। डेली मोशन में अक्टूबर 2016 में मेरा ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम हैक हुआ था। अब समझदारी इसमें क्या है, समझदारी इसमें ये है कि मैं फ़ौरन से अपना पासवर्ड चेंज कर लूँगा। क्यों? मेरा पासवर्ड चला गया। स्वर्ल्ड में मेरा क्रेडिट कार्ड गया था, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना फ़ौरन से क्रेडिट कार्ड जो-सा है वो ब्लॉक कर दूँगा और नया क्रेडिट कार्ड लो इश्यू करवाऊँगा बैंक से। तो अगर मैं यूँ रहूँगा, कोई भी मेरा डाटा जो-सा ना मिसयूज़ नहीं कर सकता, हैक तो हो गया है। अब वन पेस्ट के अंदर भी मिला है वो। अब मैं ये पेस्ट है डाटा लीक बाय शिवन 16 जनवरी 2018 को, वीपीएन के बगैर ये नहीं खुलेगा। नहीं, स्टॉर्म फाइबर पे खोला है। उसने कहा जी ये लीक बाय ये यूज़र आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, बैलेंस आ गया। यहाँ सर्च करते हैं जी फरहान अशरफ अली 30, ये आ गया। फरहान अशरफ उसकी यूज़र आईडी ये है, उसका ये है, आगे उसका फरहान और अशरफ, पासवर्ड नहीं दिया यार, यूज़र पासवर्ड ये आ रहा है, ठीक है, ये इसका मेरा पासवर्ड था कह लो, या फिर हो सकता है ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। चैट जीपीटी के पास जाते हैं, डिक्रिप्ट दिस, बिस वाला यूज किया होगा कोई। ठीक है, अब अगर उन्होंने जहां से भी हैक किया ये, ठीक है, उन्होंने इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा सेव किया हुआ था तो मेरा पासवर्ड बच गया, ठीक है, अगर ना होता वो निकल जाता। तो इसी तरह साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर लोग जो होते हैं ना, वो ये टूल है ये यूज़ किया। अब लेट्स सपोज कल को मेरी कंपनी का डाटा मैं सर्च कर रहा हूँ, वो यहाँ मैं सर्च करता रहूँगा। जिस दिन हैक हुआ मैं कंपनी में बता दूंगा यार हम ब्रीच हो चुके हैं, ठीक है, वो लोग कहेंगे अच्छा, वो लोग मेलवेयर एनालिसिस बुलाएंगे, वो निकालेंगे, उसके बाद एंड पे वो देखेंगे हाँ यार हमारा जो सा ना सर्वर ब्रीच हुए थे, हमारा ये डाटा चला गया, कोई ना कोई ट्रेसेस मिल जाएंगे उन्हें। उसके बाद वो कहेंगे यार आप तो बहुत बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, आपको पता लग गया, किसी और को पता नहीं लगा। तो बात ये होती है कि अब इस तरह के टूल्स आ चुके हुए हैं कि गधा घोड़ा एक बराबर वाला सीन हो चुका हुआ है। यार सोक एनालिस्ट की मार्केट अच्छी है, मगर यही है पहले 2 साल आपको तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती, उसके बाद आप बहुत पैसे कमाते हो। और डेफसेकॉप्स का ये है कि क्लाउड सिक्योरिटी, मैंने आज तक जिस बंदे से भी मिला हूं ना साइबर सिक्योरिटी के, हर बंदा कहता है कि मैं क्लाउड सिक्योरिटी में मूव करना चाह रहा हूँ बस, क्योंकि